हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ ऑडिट। और अब कुछ छोटी छोटी ऑडिट के टाइप्स हैं जो केवल आपको पढ़ने हैं। एग्जाम में 99% इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ ऑडिट है मैंने 30-35 टाइप बता दिए हैं। ले देखिए 5 टाइप काम किए हैं, रिपीट उसी में से होते हैं क्वेश्चन। कौन कौन से काम किए हैं? कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, एक अपन आगे पढ़ेंगे अभी, इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट। बस ये ज्यादा हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या पता कभी पूछ लें, इसलिए हमने इसको कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑडिट का टाइप है एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा अंकेक्षण। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है बताओ आपको? ऊर्जा अंकेक्षण, एनर्जी ऑडिट। तो देखो इस ऑडिट की रिक्वायरमेंट कैसे आई वो समझना, कि कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बिजनेस विदाउट एनर्जी के तो काम कर ही नहीं सकता। अब वो एनर्जी पावर के रूप में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है, फ्यूल के रूप में हो सकती है, डीजल हो सकता है। तो उसका ये लोग प्रोडक्शन करने में कंजम्पशन करते हैं। अब संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। किसके संसाधनों का? ऊर्जा के। जो ऊर्जा के संसाधन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, बिजली, इनका अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। ऊर्जा के संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अनुकूलतम उपयोग के लिए ये ऑडिट कराई जाती है, और इसका नाम क्या है? एनर्जी ऑडिट। सिंपल सी बात है बस, कि साहब जो इनका उपयोग है, या क्या बोल दो, इनका दोहन है। दोहन मतलब कंजम्पशन, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि ऊर्जा की वैसे ही कमी है और आप उसका मिसयूज करते हो, तो ये बहुत गड़बड़ है। अभी तो आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इतने सारे इंसेंटिव स्कीम ले आए कि साहब, अब जैसे मैं मेरे ऑफिस की बात बताता हूँ, तो मेरे ऑफिस में जो भी स्टाफ है हो रहे हैं आजकल, देखो कोई भी कूलर में भी बैठना नहीं चाहता। पहले तो पंखे ही नहीं हुआ करते थे, आजकल कूलर में भी कोई बैठना नहीं चाहता, सबको एसी चाहिए। तो मैंने ऑफिस में एसी तो लगा दी, और बच्चे लोग क्या है, सर्दी में भी एसी चला के बैठते और घर से रजाइयां ले लेके आ जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं, रजाई ओढ़ के एसी चला के बैठे हैं। अब वो तो एसी तो चल रही है, पर मेरा तो बिल आ रहा है। तो मैंने क्या किया, सोलर प्लांट लगा दिया। मेरे ऑफिस के ऊपर मैंने सोलर लगा रखा है। अब तुम्हारे मन में आए जितना चलाओ, मेरा बिल ही नहीं आता। कभी आता है -600, कभी आता है -300। मैं ही मांगता हूं सरकार के पैसे हर बार, क्योंकि बिजली हम ज्यादा जनरेट कर लेते हैं। बताओ, सोलर लगाने में नुकसान है कि फायदा है? फायदा ही फायदा है, मुझे भी फायदा, सरकार को भी फायदा, और सबसे बड़ी बात इस एनवायरनमेंट को भी फायदा, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है। तो ये जो इस चीज की टेंशन है, व्यापारी नहीं करने वाला, कौन करेगी? सरकार। तो ये अंकेक्षण नॉर्मली किसके द्वारा करवाया जाता है? सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा, एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा ये अंकेक्षण करवाया जाता है। समझ में आ रहा है? अब वो अलग बात है कि देखो रियलिटी कुछ और होती है, आंकड़े कुछ और होते हैं। आज सुबह ही मैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा था। एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है, PMEGPY, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना। उसमें क्या है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट मशीनों के ऊपर 25% तक की। तो हमने 50 लाख का लोन करा रहे हैं, तो उसमें 25% 12.5 लाख रुपए सामने वाले को गवर्नमेंट वापस दे देगी। पर उनकी कंडीशन क्या है कि सब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। अब मेरे पार्टी तो एम्ब्रॉयडरी मशीन लेके आ रहे हैं, एक एम्ब्रॉयडरी मशीन पे ज्यादा से ज्यादा 2 वर्कर काम करेंगे, एक सुबह एक शाम को, और एक इनके ऊपर मास्टर मान लो बस। तो पूरे स्टाफ 5 लोग होंगे। अब मालूम गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है, 3 लाख की मशीन के ऊपर एक आदमी होना चाहिए।
तो हमें दिखाना पड़ रहा है कागजों में कि हमारे पास में कितने एम्प्लॉई हैं, 20, जबकि आदमी काम कितने करेंगे, 4 मैक्सिमम, और हैं कितने, 20। फिर मोदी जी स्पीच देंगे हमने इतने रोजगार उत्पन्न कर दिए, बेरोजगार दिखेंगे, वो उत्पन्न हुए रोजगार है कहाँ। अच्छा, मोदी जी को भी नहीं मालूम हकीकत, क्योंकि वो किस पे बात कर रहे हैं, आंकड़ों से। तो ऐसे ही ऊर्जा विभाग है, ये खाना पूर्ति है, लेना देना कुछ है नहीं, कि एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा ऑडिट की जाती है कि सब जो भी संसाधन है ऊर्जा के, उनका जो दोहन किया जा रहा है, उसका जो उपयोग किया जा रहा है वो ऑप्टिमम हो, कोई वेस्टेज नहीं हो। ये समझ में आ गई क्या बात, क्लियर है। नेक्स्ट ऑडिट पे आ जाओ, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑडिट। देखो बच्चों, ये जो चीजें हैं एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो भी आप बिना पढ़े भी क्या कर दोगे, सही कर दोगे। अच्छा ये बताओ, आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, मैं तो ये समझ ही नहीं पाता। कई लोग तो मतलब पगला ही जाते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में, कि सर नौकरी तो सरकार की, नहीं तो बेकार की। आराम, मोदी सरकार में आराम, आराम तो हराम है। सबसे ज्यादा टेंशन ही किसकी है, सरकारी नौकरियों की। ये जो आराम वाली बातें है ना, ये 4-5 साल का और खेल है बस। आराम को तो भूल जाना, काम के लोड को भूल जाना आप, है क्या बोल रहे हो। हाँ, अगर काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। बताओ बच्चों, सरकारी नौकरी क्यों चाहते हो, सिक्योरिटी किस बात की। देखो सिकंदर की सोच ये है कि साहब सिक्योरिटी है, एक बार लग गए तो कोई हटाएगा नहीं। देखो ऐसा है, प्राइवेट जॉब में भी कोई इनसिक्योरिटी कुछ नहीं होती। आप काम करते हो तो लोग क्यों उठाएंगे आपको, लोगों को काम नहीं करवाना क्या, वर्किंग वाले बंदे नहीं चाहिए क्या, बताओ। हाँ, परिस्थितियां थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, जैसे कोविड आया, निकाल दिया तो वापस लग गए, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वो तो काम के हिसाब से चलेगा ना सारा चीजें। आप देखो, आप लोगों को सैलरी मिल रही है 50,000 रुपये जूनियर अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट की, और मेरे साथ में कम से कम 15 से 20 अकाउंटेंट जुड़े हैं जो सीनियर अकाउंटेंट हैं, एक की भी सैलरी इतनी नहीं है। और आप तो उनके नाखून के बराबर नहीं हो। मतलब आपको तो, आप अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हो, वो बैलेंस शीट बना देते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर देते हैं, टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देते हैं। हमको कहते हैं सर ऑडिट सब कर दिया हमने, आप तो साइन करो। इतना गजब का नॉलेज है, और सैलरी उनकी 25,000 रुपये। उसमें भी सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक का टाइम है। 10:10 पे अगर आप पहुंचे हो तो 10 मिनट का 100 रुपये कट गया। हाँ करते, एक बार जाओ मार्केट में पता तो करो, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। 7 बजे आप उठ ही नहीं सकते, क्योंकि सेठ जी 7 बजे आके तो आपके पास बैठेंगे जानबूझ के, और यार ये काम करके जाना आप। डेली 8-9 बजेंगे। संडे को जानबूझ के बुला लेंगे, अरे यार कुछ अर्जेंट काम आना, उसकी सैलरी नहीं देंगे। और अगर आपने कोई दिन सैटरडे की छुट्टी कर ली, संडे आपने ऑफ मार लिया, तो सैटरडे के साथ साथ संडे का भी पैसा काट देते हैं। फुल दादागिरी करते हैं, शोषण करते हैं एक तरह से। ये फर्क है सरकारी नौकरी में और प्राइवेट नौकरी में, बस इतना सा फर्क है। बताओ सरकार सही कर रही है कि ये लोग सही कर रहे हैं, सरकार सही कर रही है, ये लोग शोषण कर रहे हैं। इसलिए इनकी ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि देखो सरकार जो है आपको अपनी संपत्ति समझती है, और बाकी के जो प्राइवेट लोग हैं वो अपने कर्मचारी को अपना दायित्व समझते हैं कि हर महीने की मैंने तनख्वाह देनी है। इसकी ऑडिट होनी चाहिए। इसको अपन कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज ऑडिट, मानव संसाधन अंकेक्षण। बताओ इसमें ऑडिटर क्या चेक करेगा, भाई खाते चेक करेगा क्या, नहीं, ये चेक करेगा कि सब जो कर्मचारी हैं उनके वर्किंग आवर्स क्या हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। और वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, आपकी सैलरी क्या है, एटलीस्ट मिनिमम वेजेस तो आपको मिलनी चाहिए, ताकि आप अपना पेट तो पाल सके। और
क्या आपको ईएसआई, पीएफ, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये सब दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे? इसकी जांच पड़ताल करना क्या कहलाती है? ह्यूमन रिसोर्सेज ऑडिट। तो बताओ इसमें क्या क्या चेक करते हैं अपन? संस्था के जो भी कर्मचारी हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस, कार्य दशाएं कैसी है, माहौल कैसा है, वर्किंग आवर्स कितने घंटे काम कर रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कितना पारिश्रमिक मिल रहा है, उनके प्रमोशन के क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सब की जांच पड़ताल की जाती है जिससे कि कर्मचारियों को शोषण से बचाया जा सके। हाँ ये बात है कि कराएगा कौन? मालिक तो कराने से रहा, मालिक तो कराने से रहा। तो इसके लिए आपका एक फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, कारखाना अधिनियम 1948, उसके तहत ये ऑडिट हो सकती है। पर अभी ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि ऑडिट मैंडेटरी हो। और बड़ी बड़ी जो एमएनसीज कंपनियां हैं, जैसे आपको मैं एक ऑप्शन बताता हूं, एक तो राजस्थान सरकार की नौकरी, एक टाटा कंपनी में नौकरी। बताओ कौन सी बढ़िया? टाटा सरकार की नौकरी से भी बढ़िया है, क्योंकि रतन टाटा जो है वो वाकई में अपने देश का रतन है, उद्योगपति भी है और टाटा की नौकरी करने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ पे एक फैकल्टी है हमारे साथ कॉलेज लेक्चर में, स्टैटिक्स पढ़ाते हैं, स्टैटिक्स के मास्टर आदमी है वो, पहले टाइम्स में ही पढ़ाते थे। तो ऐसे हम लोग कई बार बैठे रहते हैं, उन्होंने मेरे को एक ही बात कही, बोले जुगल जी मैंने मेरी जिंदगी में एक ही भूल करी है बस। मैं कहा क्या? बोले साहब मैं इंजीनियर था और मेरी टाटा में जॉब थी, पर मैं छोड़ के आ गया। बोला टाटा की नौकरी, सब सरकारी भी फेल। तो ऐसे जो बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां हैं ये अपने कर्मचारियों को अपनी असेट समझते हैं, तो वो खुद ऑडिट करवाते हैं कि भाई कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखो जब कर्मचारी खुश रहेंगे तो वो मन से काम करेंगे, और जब मन से काम करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, संस्था को इनडायरेक्टली लाभ ही होगा। औद्योगिक संबंध कैसे बनेंगे? अच्छे बनेंगे। तो ये आपका एक ह्यूमन रिसोर्सेज ऑडिट है। नेक्स्ट अपन ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, पढ़ा चुका हूं आपको पिछले वाले चैप्टर में, क्या नाम से था? सरप्राइज चेक। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आकस्मिक जांच अलग है और आकस्मिक अंकेक्षण अलग है। सरप्राइज चेक कोई ऑडिट नहीं है, ये तो ऑडिट की प्रक्रिया का एक क्या है? भाग है कि अचानक से जांच पड़ताल शुरू कर दो। नेक्स्ट ऑडिट में आपको ये भी करा चुका हूं, ब्रांच ऑडिट। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं पूछ रहा हूं। क्या कंपनी की शाखा का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है? प्रत्येक कंपनी को और उसकी जितनी भी शाखा है उसके सबका अंकेक्षण होना क्या है? अनिवार्य है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या जो मुख्य अंकेक्षक है, मुख्य मतलब हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है, क्या वो ही शाखा का अंकेक्षक हो सकता है या अलग हो? सर ये आपकी इच्छा है, चाहे तो आप उसी से ब्रांच की ऑडिट करा लो और चाहे अलग अलग व्यक्ति हो जाओ। ये बातें क्लियर है? अब मैं आपको इसमें कुछ बेसिक चीजें पूछ रहा हूं क्योंकि ये तो एग्जाम में आता रहता है। ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑडिट। सबसे पहली बात, कंपनी की प्रत्येक शाखा का अंकेक्षण अनिवार्य है। एक बात समझ गए? कंपनी की जितनी भी ब्रांच है उन सबकी ऑडिट करवाना क्या है? अनिवार्य है। ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच किसको कहते हो आप? चलो एक एग्जांपल देता हूं। सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का ये हेड ऑफिस है। एक हमने इमली वाला फाटक है ना, जेपी वाले फाटक के पास में एक अंडरग्राउंड में भी हमारी एक क्लास है, छोटी क्लास है, वहां पे भी कभी वैकेंसी आती है तो वहां पे भी चालू कर देते हैं हम। क्या वो ब्रांच है? बताओ। वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान, उसको शाखा नहीं कहते। तो सर फिर शाखा किसको कहते हैं? शाखा वह है जिसे कंपनी द्वारा आरओसी में
शाखा के रूप में वर्णित किया गया है, वर्णित किया गया है। कोई भी कंपनी के ऊपर डिपेंड है ये कि उसको ब्रांच मान रही है या नहीं मान रही। अगर आप खाली बिजनेस का एक अलग से, अब दुकानें खोल ली मैंने जयपुर में 10, तो मेरी 10 ब्रांच थोड़ी हो गई, ब्रांच नहीं है वो, तो वो खाली क्या है, दुकानें हैं। अगर मैंने आरओसी में उसको क्या बता दिया, एज ए ब्रांच, तो वो क्या मान ली जाएगी, ब्रांच। बताओ शाखा अंकेक्षक की योग्यता, ब्रांच ऑडिटर की योग्यता बताओ। शाखा अंकेक्षक कौन हो सकता है? तो बच्चों सेम चीज वही है, ओनली सीए जिसके पास क्या है, सीओपी होल्डर है। बताओ बच्चों अयोग्यता, शाखा अंकेक्षक की अयोग्यता, तो क्या लिख दूं, सेम एज सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। नया कुछ भी नहीं पढ़ना, नया जो पढ़ना है वो सुनो। अब बताओ शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, ये बताओ आप। ब्रांच ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अच्छा, कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सदस्य। कहां पर? एजीएम में। तो इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? सदस्य। अब इसमें अलग क्या है, अलग क्या है वो सुनो। नियुक्ति सदस्य ही करते हैं, लेकिन क्या होता है साहब, एक कंपनी है जिसकी बहुत सारी छोटी छोटी क्या है, ब्रांचें हैं। अब कितनी बार सदस्य को परेशान करेंगे आप? तो सदस्य कहते हैं अरे छोटे मोटे काम तो तुम्हें निपटा लिया करो। समझ रहे हो मेरी बात? इसके लिए मुझे परेशान करते हो। तो सब कंपनी के संचालक मंडल ये कहेंगे कि सर हम तो आपको परेशान करना चाहते ही नहीं, पावर नहीं है हमारे पास, हम खुद ही कर देंगे नियुक्त, आप हमें ऑथोराइज कर दो। तो बच्चों नियुक्ति कौन करता है इसमें? सदस्य। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नियुक्ति कर सकते हैं यदि वे सदस्यों द्वारा क्या हों, ऑथोराइज्ड हों, सदस्यों द्वारा अधिकृत हों। ये थोड़ा सा चेंज है बस इसमें, जो आपने मेन ऑडिटर के बारे में पढ़ा था कंपनी के, कि कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? सदस्य। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां सदस्य तो करते ही हैं। अगर सदस्य ऑथोराइज कर दें किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो ब्रांच ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ गई? क्या बोल रहे हो? हाँ, ये बच्चा पूछे सर अगर इसका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है और कुछ नहीं पूछा, तो आंसर क्या देंगे? तो सदस्य दोगे। प्रोविजन तो सदस्य का ही है, ये तो उसका क्या है कि पावर डेलीगेट करने वाली बात है कि छोटे मोटे कामों के लिए कहां परेशान करोगे आप, बताओ। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अच्छा ये बताओ शाखा अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देगा? मुख्य अंकेक्षक को। ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, मुख्य अंकेक्षक किसको देता है? सदस्यों को। कहां पर? एजीएम में। लेकिन शाखा अंकेक्षक एजीएम में रिपोर्ट नहीं देता। शाखा अंकेक्षक किसको देगा? क्यों? क्योंकि जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मुख्य अंकेक्षक काम कैसे करेगा? उसके डेटा उसमें आगे क्या होंगे? मर्ज होंगे। बोलो यहां तक समझ में आ रहे? इसका पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? ब्रांच ऑडिटर के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? बताओ बच्चों, ब्रांच ऑडिटर के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? यह थोड़ा अलग है। इसके पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? अगर किसी कंपनी में अंकेक्षण समिति है तो अंकेक्षण समिति, नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। इनका पारिश्रमिक का निर्धारण ये लोग करते हैं। सर आपने तो हमें एक नियम बताया था कि जो नियुक्त करता है वो करते हैं,
और ये तो इसका क्या हो गया, अपवाद? नहीं, अपवाद नहीं हुआ, कंडीशन है। निर्धारण ये करेंगे किंतु सदस्यों से अनुमोदन लेना क्या है, आवश्यक है। अनुमोदन समझ गए ना, अप्रूवल। तो घुमा फिरा के बात वही है, फाइनल डिसीजन तो कौन ले रहा है, सदस्य ही ले रहे हैं। पर क्या है, इन्होंने ये पावर इसलिए दिया कि नियुक्ति भी नॉर्मली कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि 99% कंपनियां ये छोटे मोटे पावर डेलीगेट कर देती हैं। किसको? संचालक मंडल को। वो नियुक्ति करते हैं, वो पारिश्रमिक का निर्धारण कर देते हैं, बाद में सदस्यों को बुलाते हैं, उनसे अप्रूवल ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये बात इसने बच्चे ने अच्छी पूछी कि सर आप कह रहे हो कि मुख्य अंकेक्षक तब तक काम नहीं कर सकता जब तक किससे काम नहीं आए। अब ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट अपने हिसाब से बनाई और उसने रिपोर्ट दे दी कैसी, मर्यादित। तो मुख्य अंकेक्षक क्या करे, यही तो कहना चाह रहे हो? तो चलो ऐसे 600 बताओ नाम, यूजिंग द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट का मतलब समझ गए ना, घटक। कंपोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घटक। सर ब्रांच ऑडिटर बोलते तो नहीं, क्योंकि कंपोनेंट में आपकी ब्रांच भी आ सकती है, कंपोनेंट में एसोसिएट फर्म भी आ सकती है, कंपोनेंट में सब्सिडरी भी आ सकती हैं, कंपोनेंट में यूनिट्स भी आ सकती हैं। कोई भी भाग, तो भाग का अंकेक्षक जिसके डेटा आगे किस में मर्ज होंगे, हेड ऑफिस में। क्या हम उसके काम को यूज कर सकते हैं, बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या मुख्य अंकेक्षक शाखा अंकेक्षक के कार्य को यूज कर सकता है? क्या उसके काम पे विश्वास कर सकता है? क्या शाखा कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है? क्या शाखा कार्यालय का भ्रमण कर सकता है? क्या शाखा अंकेक्षक के कार्य पत्र की मांग कर सकता है? क्योंकि ये उसकी क्या है, निजी संपत्ति। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर यूज किया, अब इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब ये ही देगा। ब्रांच ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दी मर्यादित, ठीक है। मेन ऑडिटर क्या करे, आप बताओ क्या करे? वो ये देखे कि उसने मर्यादित रिपोर्ट क्यों दी, और वो कारण ऐसे हैं जिससे आपकी राय भी क्या हो रही है, प्रभावित। वो कारण ऐसे हैं जिसमें आपकी राय भी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो आप भी ये राय को क्या कर देंगे, बताओ, आप भी राय को मर्यादित कर देना। तो ये कोई बेस नहीं है कि ब्रांच ऑडिटर ने राय मर्यादित कर दी तो मैं भी मर्यादित कर दूं ना, ऐसे नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि कारण देखो, आपको अपने हिसाब से देखना है कि क्या वित्तीय विवरण में मिथ्या वर्णन है। आपको साक्ष्य नहीं मिले तो रिपोर्ट को क्या कर दो, मर्यादित कर दो। अंतिम दायित्व किसका है, बस। तो ये सेम ही लिख देता हूं, समझ जाओगे। आप ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो ये आज मैंने आपको ब्रांच ऑडिट भी कंप्लीट करा दी है। ब्रांच ऑडिट के मामले में कंप्लीट मानो चीजें। अब एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे सुनो। शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, सदस्य। शाखा अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है, बताओ, संचालक मंडल। लेकिन सदस्यों से क्या होना चाहिए, अनुमोदन। शाखा अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, घटक अंकेक्षक के काम को यूज में लेना कौन से ऐसे में बताया गया है। यदि वैधानिक अंकेक्षक शाखा अंकेक्षक के कार्य को उपयोग में लेता है तो उत्तरदायी कौन होगा, वैधानिक अंकेक्षक। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोलो यहां तक समझ में आ गया। ब्रांच ऑडिट पढ़ के सुना रहा हूं।
यदि किसी कंपनी की एक या अधिक शाखा है तो उन्हें उन शाखा का ऑडिट कराना पड़ेगा। शाखा अंकेक्षक मेन ऑडिटर भी हो सकता है तो कोई और भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि मेन ऑडिटर ही ब्रांच की ऑडिट करेगा, डिफरेंट भी हो सकता है तो सेम भी हो सकता है। और शाखा अंकेक्षक नॉर्मली अपनी रिपोर्ट किसको देता है? मुख्य अंकेक्षक को। यहां तक की बातें समझ में आ रही है? देखो मैंने बहुत सारी ऑडिट के टाइप कराने हैं आपको, सारे काम के नहीं है पर 10-15 काम के हैं जिन पे रिपीटेशन होता रहता है। फिर से एक और काम की ऑडिट, ये भी इंपॉर्टेंट ऑडिट है बच्चों, नाम है इसका जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट, संयुक्त अंकेक्षण, संयुक्त अंकेक्षण। इसके ऊपर बच्चों स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है ऐसे 299, ऐसे 299 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इसके ऊपर अप्लीकेबल है। जॉइंट ऑडिट, बताओ बच्चों क्या होती है जॉइंट ऑडिट? एक ही कंपनी का दो या दो से अधिक अंकेक्षण फॉर्म द्वारा अंकेक्षण संयुक्त अंकेक्षण कहलाता है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करें? ऑडिट करें तो उसे अपन क्या कहते हैं? जॉइंट ऑडिट कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है बेटा? चलो बताओ। एक सीए फर्म है जेके एंड कंपनी, उसमें 3 पार्टनर हैं जे के जी, समझ में आ रहा है? तीनों मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, क्या ये जॉइंट ऑडिट है? सर 3 है ना, आप तो 2 ही बोल रहे हो। तो जॉइंट ऑडिट क्यों, जॉइंट ऑडिट क्यों करवाई जाती है? इसका कारण बताओ। जॉइंट ऑडिट क्यों करवाई जाती है? आप बताओ। है? बोलो बोलो, मन में मत दबाओ। अच्छे से जांच पड़ताल हो जाएगी। बताओ। देखो फायदे नहीं पूछ रहा मैं आपसे कि जॉइंट ऑडिट का फायदा क्या है। अब फायदा तो होता ही है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, जूनियर अकाउंटेंट में 2011 वाली वैकेंसी जो आई थी उसमें ऑडिट कौन पढ़ाता था? मैं तो ये नहीं जानता था आरपीएससी का नाम क्या है। हमने तो हमारी लाइन में सीए देखा और सीए में ही लगे रहे। मैं ये सब नहीं जानता था कंपटीशन। मैंने तो आज तक ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दी, खाली सीए की एग्जाम दी है बस। ये हमारे मनीष भाई है ना, ये पढ़ाता था। और क्या पढ़ाता था मालूम है? अकाउंट्स और ऑडिट दोनों पढ़ाता था। कैसे पढ़ाते थे मालूम आपको? अकाउंट पढ़ाते थे 2 महीने तक, ऑडिट पढ़ाते 5 दिन, क्योंकि ऑडिट में 25 क्वेश्चन आते थे और अकाउंट्स में भी 25 ही आते थे, पर वो समझ नहीं पाते थे। उनको लगता था भाई अकाउंट्स की औकात ज्यादा है, ऑडिट की औकात क्या है, जबकि एग्जाम में तो क्वेश्चन 25-25 ही आने हैं भाई। और ये मनीष सर की प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। सारे लोग ऐसे ही करते हैं। आज भी पूरे जयपुर में कहीं चले जाओ, ऑडिट का टीचर अलग नहीं है। अरे उन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि सब्जेक्ट अलग है। अकाउंट्स में तो फिर भी मर चलोगे, 25 में 25 ठीक नहीं होने, यहाँ गलत नहीं होने, तो वो काम करना चाहिए। तो वो पढ़ाता था, 5 दिन में ऑडिट करा देता कंप्लीट। तो मैंने एक दिन ऐसे इसको छेड़ने लगे, यार थोड़ा सा कलाकारी सिखाया यार मुझे भी। तो 5 दिन में ऑडिट कराता, मैं 5 दिन में सिलेबस नहीं बता सकता। मैं कहा कैसे कराता था? बोले तू कैसे कराता है? मैं कहा मैं पूरा कंपनी एक्ट पढ़ाता हूँ, ये सब इतना नहीं। हम ऐसे कराते थे, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, संचालक मंडल, टॉपिक खत्म।
आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति सदस्य, टॉपिक खत्म। पारिश्रमिक का निर्धारण सदस्य, ये लो साहब कंप्लीट हो गया काम ही। तो ऐसे तो मैं जो अंकेक्षण एक नजर में दूंगा ना आपको, उतने ही नोट्स होते थे 5-10 पेज की। लेकिन मजेदार बात देखो, मनीष सर की किस्मत थी कि उस टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें कट ऑफ गई थी 40%, और उसमें भी पोस्ट खाली रह गई। और आप पिछली बार कट ऑफ गई है 63% और इस बार जाएगी 70%। तो जमाना बदल रहा है। मनीष सर को ये बात समझ में आ गई थी ढंग से कि ये आगे नहीं चलेगा, तो उसने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं विद्यासागर में ऑडिट पढ़ाता था, हम दोनों साथ ही थे वहां पे। बोले यार तू ये ऑडिट पढ़ा ले। हाँ पढ़ा लेंगे। मैं कहा वहां कौन पढ़ाता है? मैं ही पढ़ाता हूं। तो मैं कहा तू अपने पेट की रोटी निकाल के मुझे दे रहा है? तो मनीष सर ने पेट दिखाया अपना, बोले देख दिख रहा है कहीं? वो इतनी चाहिए अपने को। मैं कहा ठीक है साहब। बताओ क्यों किया गया ये सब, क्यों किया गया? आज आप क्या सोचते हो मुझे अकाउंट्स नहीं आती? अरे चार्टेड अकाउंटेंट हूं, अकाउंटेंट से पहले नाम मेरे चार्टेड है, शासन पत्रित लेखाकार हूं। बताओ, मुझे भी अकाउंट्स आती है, मनीष सर को भी आती है, उनको भी ऑडिट आती है। हाँ RSR जेंडफर नहीं आती हमको, थोड़ी बहुत टूटी फूटी। इकोनॉमिक्स भी आती है थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत वो भी आती है, लेकिन हम लोग एक्सपर्टीज नहीं ले सकते। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं तो विशेषज्ञता का लाभ तो आपको मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर मैं आपसे लाभ नहीं पूछ रहा कि इसके क्या लाभ है। अच्छा, हानि भी होती है, ये भी सुनो। नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। नुकसान क्या है, देखो वैसे तो मेरा नेचर ऐसा है नहीं, पर एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्या हुआ साहब, मैं विद्यासागर में पढ़ाता था ऑडिट, वहां के बेच बहुत ज्यादा है। अब जैसे अभी 8% में 19 इंटरमीडिएट के बेच है, 19। अगर मैं एक बेच में 1 घंटा पढ़ाऊं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 12 बेच ले सकता हूं। 12 घंटे सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक। और जो टीचर 12 घंटे पढ़ा रहा है ना, वो सिर्फ 12 महीने ही पढ़ाता है बस। तो 13वें महीने में तो 13वीं लग जाती है उसकी। ये तो गया काम से 12-12 घंटे पढ़ाना। वहां ऐसे भी है कहीं कि 5-5 मिनट में खाना खा के नॉन स्टॉप लगे रहते हैं 12-12 घंटे। हमारे बस की विद्या नहीं है भैया, तो दूसरी फैकल्टी रखनी पड़ेगी। तो क्या हुआ साहब, मैं जब विद्यासागर में था तो एक नया लड़का आया और उसको ऑडिट की क्लास दी गई। अब क्या नए जो आते हैं ना बड़े जोशीले होते हैं, और उसने 2-4 बातें क्लास में बताई होगी। तो एक बच्चा कोई मेरे से पढ़ा होता, उसने हाथ खड़ा किया, बोले सर ये आप गलत बता रहे हो, जुगल सर ने ऐसा बताया। बोला नहीं जुगल सर ने गलत बताया। और उसने जो उसमें जाके जो ओनर थे उनको कंप्लेन कर दी कि देखो जुगल सर ये गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और ये ऐसे बात है। ओनर को पढ़ाई थोड़ी आती है, वो तो इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, वो तो वैसे ही होते हैं, इस चौधरी द्वारा संचालित और इसके द्वारा संचालित पढ़ाई थोड़ी आती है उनको। तो वो मालिक है वो तो, और ये यार हमारी सीनियर फैकल्टी ऐसे कैसे कर सकती है। मुझे बुलाया उन्होंने, वो भी बैठा था। तो यार जुगल जी ये कंप्लेन आई है आपकी। मैंने कहा किसने करी है कंप्लेन? बोले ये अपने फैकल्टी हैं, नए आए हैं अभी ये, और ये बोल रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे गलत पढ़ा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, बेटा क्या उम्र है तेरी? मैंने उसको यही कहा। और साहब मैं 22 साल। मैंने कहा 22 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कहा तू पैदा नहीं हुआ था ना तब से ऑडिट पढ़ा रहा हूँ, तू मेरी गलती निकालेगा? मैंने लपका दिया उसको सर के सामने। वो सॉरी सर। फिर वो चला गया। जो ऑनर थे उनका, अरे सर शांत सुन तो लेते बच्चे की बात है। मैं क्या सुनना लग रहा है सर? मैंने डांट दिया। मैंने कहा ऐसे मेरे सामने मत किया करो ये सब हरकतें। मैंने जाके घर पे मेरी वाइफ को बात बताई। वाइफ ने कहा ये आपका रवैया ठीक नहीं था, उसकी बात सुनते तो सही, क्या पता आपसे गलती हो रही हो, सुधार ही लेते। ये बात भी सही है। तो मुझे बाद में गिल्ट फील हुआ कि यार इतना अहंकार ठीक नहीं है। बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा एटीट्यूड क्यों रखा, जबकि ये नहीं रखना चाहिए। इसको कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वरिष्ठता का एक अहंकार आता ही आता है।
तो जब दो ऑडिटर मिले और एक कौन है सीनियर और एक कौन है जूनियर, तो दोनों मिलकर काम करते पर दोनों एक दूसरे की क्या खींचेंगे, टांग। बताओ ये नुकसान है कि नहीं है? तो सर कोई बात नहीं, जूनियर सीनियर मत रखो, दो बराबर के लोग रख दो। दो बराबर के लोगों में एक और प्रॉब्लम, इगो प्रॉब्लम। वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, तालमेल ही नहीं बैठेगा। तो देखो नफे हैं तो नुकसान भी है। मैं आपके ना तो इसके लाभ पढ़ा रहा हूं आपको, ना हानि, क्योंकि वो अगर आ भी गया एग्जाम में ज्वाइंट ऑडिट के क्या लाभ हैं क्या हानि है तो आप तो वैसे बता दोगे। आप तो ये बताओ ज्वाइंट ऑडिट की शुरुआत क्यों हुई, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, बताओ क्या बोल रहे हो? कार्यभार को कम कर लें, काम को बांट लें। काम से डर नहीं लगता साहब, डर लगता है किससे? दायित्व से। काम ज्यादा तो क्या हो गया, सैंपलिंग कर दूंगा, नमूना जांच कर दूंगा। किसने कहा 100% चेक करो, नमूना जांच भी तो होती है। तो काम से डर नहीं लगता हमें डर लगता है किससे? दायित्व से। तो ये ऑडिट का जन्म हुआ है किसके लिए? दायित्व के विभाजन हेतु। तो बताओ ज्वाइंट ऑडिट क्यों आई? दायित्व के बांटने हेतु। अब मैं आपको जो पूछ रहा हूं बताना, दायित्व बांटे कैसे, दायित्व का बंटवारा हो कैसे? मेरी कहानी समझ रहे हो? आप और मैं दोनों मिलकर ऑडिट करते हैं। अब बताओ दायित्व कैसे बटे? काम बांट लें। सिकंदर कह रहा है काम बांट लो। तो दायित्व का विभाजन किसके ऊपर आधारित है? कार्य विभाजन पर आधारित। कार्य विभाजन पर आधारित। समझ गए क्या? काम को बांट लो। सिकंदर कितने भाई हो तुम? अकेला ही है? चलो इसको खत्म है। या तो आप कितने भाई हो? आजकल क्या हो है ये? आप बताओ। ये है, सही है। 3 भाई हैं और सबकी शादी हो गई क्या? 2 की हो गई, आपकी और आपके बड़े वाले की, एक बाकी है अभी। चलो माँ बाप को कौन रखेगा? एक बार बीबी से पूछ ले बेटा, ऐसे क्या कोई रख लेगा सर? अरे आपके पास कहाँ पावर रहा है, आप तो खुद अधीन हो किसी के। बताओ माँ बाप को सिकंदर बांट ले, किसका दायित्व है, बड़े भाई का कि छोटे भाई का? तो क्या सारे काम बांटे जा सकते हैं? तो दायित्व कैसे बटेंगे फिर? मैंने कहा कि दायित्व बटेगा काम के आधार पे, सारे काम बांटने लायक है क्या? तो बच्चों यहां पर कार्य का यदि विभाजन नहीं हो, कार्य का विभाजन नहीं हो, तो उस स्थिति में उत्तरदायी कौन है? दोनों। संयुक्त एवं पृथक पृथक तौर पर उत्तरदायी। दोनों उत्तरदायी हैं साहब। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अगर कार्य का विभाजन संभव नहीं है तो कौन उत्तरदायी है? दोनों। सबको मिलकर काम करना है। लेकिन अगर काम को बांटा जा सकता है तो, अगर काम को बांटा जा सकता है तो जिसने जो काम किया उसके लिए वो ही उत्तरदायी है। तू तेरा और मैं मेरा। किए गए कार्य के आधार पर, किए गए कार्य के आधार पर उत्तरदायी, किए गए काम के आधार पर उत्तरदायी होंगे। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? आ रही बेटा समझ में? नहीं आ रही? सुन ही रही है खाली तू? आ रही है? चल बता। तूने और मैंने दोनों ने मिलकर ऑडिट करी है, काम बांट लिया। तुम बैलेंस शीट चेक करना, मैं लाभ नहीं खाता चेक करूंगा। क्लियर है? आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। दोनों ने काम कर लिया, दोनों ने मिलकर क्या बनाई? ऑडिट रिपोर्ट।
और दोनों ने क्या करे हैं, साइन। उसमें मिली गड़बड़, और वो गड़बड़ जो थी वो बैलेंस शीट से रिलेटेड थी जो इसने की थी। हालांकि रिपोर्ट पे साइन दोनों के हैं। बता कौन उत्तरदायी, दोनों या आप? हाँ, अब इसके समझ में आ गई, आपके नहीं आई। यही तो समझाना है। हाँ, बैलेंस शीट P&L दोनों उसके साथ अटैच हैं, दोनों पे साइन हमने किए हैं, यही तो समझाना है आपको। अरे अलग अलग ऑडिट थोड़ी है, ऑडिट तो एक ही है, पर काम बटा था नहीं बटा था। काम बट गया तो आप अपने काम के लिए उत्तरदायी, मैं मेरे काम के लिए उत्तरदायी। चाहे रिपोर्ट क्या दी है, एक दी है, चाहे दोनों की क्या है उस पर साइन है, पर उत्तरदायी कौन होगा, जिसने काम किया। आपके सर ये कैसे प्रूफ होगा, तो विभाजन किया ना काम का, उसका प्रूफ है। यही समझना है आपको इसमें। ये बहुत कॉमन से मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं। उनको लगता है सर साइन तो दोनों ने किया तो दोनों उत्तरदायी होंगे ना। साइन के आधार पे उत्तरदायी तो नहीं है, किसके आधार पे है, कार्य विभाजन के आधार पे उत्तरदायित्व है। अब समझ में आ गया। अच्छा, मुझे इसके काम को चेक करने की जरूरत है, बताओ। आज तक मैंने आपसे पूछा कि मधुसूदन सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको, या मनीष सर क्या पढ़ा रहे हैं? मैं क्यों नहीं पूछता, मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। चाहे तुम अकाउंट्स में फेल हो जाओ चाहे पास हो जाओ, मेरे क्या फर्क पड़ना है। ऑडिट में फेल हो गए तो बहुत फर्क पड़ना है, ऑडिट में अगर फेल हो गए तो बहुत फर्क पड़ना है। देखो क्या है, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का जो बेच होता है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का नाम सुना ना आपने, स्कूल लेक्चरर, तो बच्चों उसमें आरपीएससी का एक ट्रेंड है कि हर एक बार अटेम्प्ट में, मतलब जब भी वैकेंसी आती है, एक सब्जेक्ट को वो टारगेट करता है और उसमें बैंड बजा देता है बच्चों की ठोक के। तो इस बार जो वैकेंसी आई थी ना, उससे पिछली बार की बात है, एक सब्जेक्ट आती है वहां पे साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मनोविज्ञान। हाँ, उसमें साहब बैंड बजा दी। मतलब यह हालत हो गई, जो जयपुर के नंबर 1 टीचर थे फेमस, उनकी धज्जियां उड़ गई, उनकी धज्जियां उड़ गई। आज इंस्टीट्यूट बंद हो गया। सोचो क्यों, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते थे बच्चों से, 5 ही ठीक नहीं हुए, 10 ही ठीक नहीं हुए, धज्जियां उड़ गई। तो साहब जब हम लोगों के घर में पटाखे फूटते देखते हैं ना, तो चिंगारी यहां भी निकलती है। तो मुझे लगा यार अगर मेरी सब्जेक्ट को टारगेट कर दिया तो मैंने पूरी जान लगा दी इस टाइम में। तो वहां पे ऑडिट का तो नाम मात्र का रोल है। ऑडिट तो फर्स्ट ग्रेड में केवल एक ही टॉपिक है, अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य, बस, और 2 ही क्वेश्चन आते हैं। मेन वहां पे क्या है, बीओ, और बीओ में 14 पॉइंट है, इसमें से 6 पॉइंट तो आपके सिलेबस वाले हैं, मैनेजमेंट और ये सब है। मैंने सब बच्चों को डरा भी दिया कि इस बार बीओ की बारी है, और खूब मेहनत करी, पर क्वेश्चन उतने लेवल के आए नहीं, इजी आए। समझ रहे हो आप। देखो मुझे और सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है कि किसमें क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा वहां पर कोई दायित्व नहीं आएगा, तो फिर मैं मतलब क्यों रखूं। तो बताओ, क्या एक संयुक्त अंकेक्षक दूसरे संयुक्त अंकेक्षक के काम को जांच सकता है? नहीं। क्यों नहीं जांचेगा? क्योंकि उसका कोई दायित्व नहीं आ रहा। वो आपस में जांचेंगे तो किसको जांचेंगे? जो मिलकर काम करना है। यहां तक समझ में आ गया। और एक आखिरी चीज इसमें बताओ, रिपोर्ट, जॉइंट ऑडिटर जो रिपोर्ट देंगे, एक देंगे या अलग अलग देंगे? बताओ, एक देंगे या अलग अलग देंगे? सिकंदर, भिंडी की सब्जी कैसी लगती है आपको? बढ़िया लगती है, मुझे नहीं लगती। प्रॉब्लम किस में है, मुझ में कि भिंडी में? सर अपनी अपनी थीम है। जब आपकी और मेरी राय एक नहीं है तो रिपोर्ट एक कैसे दूं? आप कह रहे हो भिंडी बढ़िया है, मैं कह रहा हूं घटिया है, तो रिपोर्ट एक कैसी जाएगी साहब? तो रिपोर्ट एक जाएगी कि 2, ये डिपेंड करेगी राय के ऊपर। अगर आप लोगों की राय क्या है, एक मत है,
आपका मत क्या है, एक है, तो एक रिपोर्ट जानी है, एक रिपोर्ट जाएगी दोनों की मिलके। लेकिन अगर आप लोगों की मत क्या है, भिन्न भिन्न मत है, आपकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, अगर हमारा भिन्न भिन्न मत है तो बताओ रिपोर्ट कैसी होगी, रिपोर्ट भी भिन्न भिन्न होगी। अगर आपकी और मेरी राय अलग अलग है तो सर तो कंपनी तो एक ही है और रिपोर्ट दो जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। सब सीए अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, भिन्न भिन्न रिपोर्ट देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर भिन्न भिन्न रिपोर्ट दी जा रही है तो ईओम पैराग्राफ में इसका उल्लेख होगा। ईओम पैराग्राफ में क्या होगा, इसका उल्लेख होगा। एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ में, जो आप मेरे से ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक पैराग्राफ जोड़ेगा, क्या नाम से, ईओम के नाम से, कि साहब ये मेरी राय है, लेकिन जो मेरे साथ वाले ज्वाइंट ऑडिटर है उनकी राय क्या है, भिन्न है, आप देख लेना। बोलो समझ में आ गया क्या? और ये सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं, ऐसे 299 में। इसको अपन कहते हैं ज्वाइंट ऑडिट। तो देखो ये जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे ऑडिट के मैंने करा रहा हूं, जिसमें आपने क्या पढ़ा, टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। बाकी छोटी छोटी बातें भी चलती रहेंगी बीच बीच में। तो चलिए एक बार पढ़ के सुनाता हूं। जब दो या दो से अधिक चार्टेड अकाउंटेंट को एक ही कंपनी के अंकेक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं बताओ, ज्वाइंट ऑडिट कहते हैं। और ज्वाइंट ऑडिटर को अपनी ऑडिट ऐसे 299 की अनुपालना में निष्पादित करनी होती है। यदि ज्वाइंट ऑडिटर की राय भिन्न भिन्न है तो वो अलग अलग राय व्यक्त कर सकते हैं, किंतु इस तथ्य का उल्लेख उन्हें अपनी रिपोर्ट में ईओम पैराग्राफ के तहत करना होगा। समझ में आ रहा है? और संयुक्त अंकेक्षण की दशा में अंकेक्षकों का दायित्व उनके कार्य विभाजन पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि कार्य को विभाजित किया गया है तो वो अपने अपने काम के लिए अलग अलग क्या है, उत्तरदायी हैं। और अगर काम को विभाजित नहीं किया गया तो संयुक्त तौर पे उत्तरदायी हैं, संयुक्त भी और पृथक पृथक भी। तो ये आज आपका एक और टाइप कंप्लीट हो गया, कौन सा, ज्वाइंट ऑडिट। नेक्स्ट टाइप की जो ऑडिट कराने जा रहा हूं बच्चों, इसको समझना। पीरियड के आधार पे, ड्यूरेशन के आधार पे अंकेक्षण के प्रकार के साथ अवधि के आधार पे ऑडिट कितने प्रकार की होती है। तो ये फालतू चीज है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एक बार पढ़ के सुना देता हूं। दो तरह की ऑडिट होती है, एक प्री और एक पोस्ट। नाम से क्या लग रहा है, प्री मतलब पहला, मतलब क्या है, खर्चा करें उसके बाद या खर्चा करने से पहले ही। सर ऑडिट तो बही खाते लिखने के बाद होती है, जहां लेखांकन समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। साहब बिल्कुल वही होता है, सही मायने में ऑडिट पोस्ट ऑडिट ही होती है, हमेशा प्री ऑडिट नहीं होती। पर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि सर मैं गलती कर लूं उसके बाद तुम उसको जांचो और फिर हमको डांटो कि ये गलती कर दी। समझो, क्यों नहीं पहले ही हमें बता दो कि तुमको इस तरीके से काम करना है। तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे कि आज आपका मॉक टेस्ट एक बताया था ना आपको, जो ये मॉक टेस्ट होते हैं क्यों होते हैं, ताकि आप एग्जाम में वो गलतियां नहीं करो जो यहां कर रहे हो, उनको आप क्या कर सकें, सुधार सकें, इंप्रूव कर सकें। बताओ होता है नहीं होता? ऐसे ही ऑडिट की कहानी है। तो एक होती है प्री ऑडिट और एक होती है पोस्ट ऑडिट। प्री ऑडिट जब अंकेक्षण का उद्देश्य ये पता करना हो कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, उसके लिए जितना पैसा चाहिएगा वो हमारे पास है या नहीं है। देखो बच्चों, कभी भी जिंदगी में व्यापार करो, क्योंकि आप मेरे से सुनते रहते हो तो आपको व्यापार करने का जोश तो आ ही जाएगा, यार व्यापार तो करें ही करें। समझो, तो व्यापार करो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक मारवाड़ी कहावत याद रखना, मारवाड़ी कहावत है, व्यापार तो मारवाड़ का ही है, ओछी पूंजी धनी को खाए। पूंजी नहीं हो ना आपके पास तो व्यापार मत करना। और अगर जेब में 1-2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए तो अपने आप को सेठ मत समझ लेना, क्योंकि व्यापार 1-2 लाख तक का ही तो कर पाओगे।
तो कोई भी काम करने से पहले ये देखो कितना धन चाहिए और वो धन हमारे पास है या नहीं है, और जो खर्चे कर रहे हैं वो एक्ट के अनुसार करेंगे या नहीं करेंगे। इसकी जांच पड़ताल खर्चा करने से पहले ही करवा ली जाए तो ज्यादा बेटर है। इसको प्री ऑडिट कहते हैं। तो बताओ ये कैसी ऑडिट हुई? धन व्यय होने से पहले किया जाने वाला अंकेक्षण क्या कहलाता है? प्री ऑडिट। और पोस्ट ऑडिट क्या होता है कि जो तुमने खर्चा कर दिया उसकी वैलिडिटी क्या की जाए? चेक की जाए, उसकी वैधता का निर्धारण किया जाए, उसको अपन क्या कहते हैं? पोस्ट ऑडिट कहते हैं। समझ में आ गया? क्या बोल रहे हो? हाँ कर सकता है। नॉर्मली ये ऑडिट होती ही नहीं है, इसको हम कह रहे हैं या ऑडिट, क्योंकि ये क्या बीकॉम की दिन की बुक्स में दी हुई, हमारे सीए में ये सब है ही नहीं। सीए में इस टाइप की ऑडिट के टाइप्स ही नहीं है, कोई टाइप्स ऑफ ऑडिट का कोई चैप्टर ही नहीं है हमारे यहाँ। तो ऑडिट के टाइप्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। ये तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में जो ऑडिट दी हुई है बस वो है। ये सब बीकॉम की बुक्स की कहानियां हैं, पर करें क्या, हमें तो कवर करनी पड़ेगी ना। इसको हम सही मायने में ड्यू डिलीजेंस कहते हैं। अरे खर्चा हुआ ही नहीं, तुम ऑडिट कैसे कराओगे? ऑडिट तो बही खातों की जांच पड़ताल होती है, और बही खाते कब लिखे जाते हैं? जब लेन देन हो जाए। या तो लेन देन हुए ही नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। उद्देश्य के आधार पे ऑडिट, बच्चों ये आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको मैंने बस नाम दे दिया। उद्देश्य के आधार पे 3 तरह की ऑडिट है। एक है रेगुलेटरी ऑडिट। रेगुलेटरी ऑडिट का मतलब वही वैधानिक अंकेक्षण। रेगुलेटरी ऑडिट का मतलब क्या है? वैधानिक अंकेक्षण, जो किसी ना किसी कानून के तहत होती है। दूसरा मैंने बता दिया कौन सा? औचित्य अंकेक्षण, ये भी आप मेरे से सरकारी ऑडिट में पढ़ चुके हो। तीसरा बता दिया मैंने कौन सा? निष्पादन अंकेक्षण। और एक चौथी कौन सी बता दी? फाइनेंशियल ऑडिट। ये आप ऑलरेडी मेरे से सारे टाइप्स पढ़ चुके हो। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, कंप्लायंस ऑडिट। ये क्या है? कंप्लायंस ऑडिट क्या होती है? कंप्लायंस ऑडिट, अनुपालन अंकेक्षण। अनुपालन अंकेक्षण, बताओ नाम से क्या लग रहा है? नाम से क्या लग रहा है आपको? अनुपालन अंकेक्षण किसकी पालना? नियम, उपनियम, कानून के प्रावधानों की अनुपालना। नियम, उपनियम, कानून के प्रावधानों के अनुपालना को सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना क्या कहलाती है? कंप्लायंस ऑडिट कहलाती है। समझ में आ रहा है कि साहब जो भी नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं सबकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही, इसको अपन क्या कहते हैं बताओ? कंप्लायंस ऑडिट कहते हैं। लेकिन बच्चों जब ये कंपनी के संदर्भ में बोलें, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि कंप्लायंस केवल कंपनी में ही होती है, कंप्लायंस तो सबके लिए होती है। कंपनी के संदर्भ में इससे हम क्या नाम से जानते हैं? सचिवीय अंकेक्षण। सचिवीय अंकेक्षण के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। बोले बात समझ में आ गई? कंपनी के रेफरेंस में हम इसको क्या नाम से जानते हैं? सेक्रेटरियल ऑडिट, सचिवीय अंकेक्षण। तो आपको सही मायने में मेन जो पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? सचिवीय अंकेक्षण। अब चूंकि सचिवीय अंकेक्षण कंपनी के संदर्भ में है तो कंपनी एक्ट की धारा में लिखा होगा। तो कंपनी एक्ट की धारा 204 में इसका जिक्र है, और वो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होती है, सचिवीय अंकेक्षण क्या होता है। समझ में आ गया?
तो बताओ सचिवीय अंकेक्षण और अनुपालन अंकेक्षण एक ही बात है कि अलग अलग बात है? बताओ बच्चों, एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है, पर कभी कभी अलग अलग पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपनी के संदर्भ में क्या आएगा, वो कंपनी के संदर्भ में क्या आएगा, सेक्रेटरियल ऑडिट, और बाकी नॉर्मल के लिए क्या बोलेंगे, कंप्लायंस। तो पहले तो कंप्लायंस में जो लिखा वो पढ़ के सुना देता हूं। इस अंकेक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी संस्था जो वित्तीय सहायता प्राप्त करती है, अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप किसी से लोन ले लो, किसी से कोई सब्सिडी ले लो, कोई भी ग्रांट ले लो, तो सामने वाला कई तरह की क्या लगाता है, कंडीशन। नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल आप कार लोन लेके आ रहे हो, तो बताओ उससे क्या खरीदोगे, कार ही खरीदोगे। आप होम लोन ले रहे हो तो उससे क्या खरीदोगे, मकान। उससे बेटी की शादी नहीं कर सकते आप। सर पैसा तो पैसा है, क्या फर्क पड़ता है, कहीं काम में ले लें, क्या फर्क पड़ता है। होम लोन की रेट 7.5% है ब्याज की, कार की रेट 8% है, और बेटी की शादी के लिए लोन लोगे 15% है, क्योंकि ये सब्सिडी की रेट के इंटरेस्ट हैं। सब्सिडी इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। सरकार ये चाहती है भाई सबका अपना मकान हो, पर फिजूल खर्ची में पैसा कम हो, तो आप हर कहीं यूज नहीं ले सकते। तो ये आपके ऊपर कई तरह की कंडीशन लगा देते हैं। जो भी कोई आपको वित्तीय सहायता देगा शर्तें लगा देगा कि ये हमारी शर्तें, इनकी कंप्लायंस होनी चाहिए। तो ऑडिटर का काम क्या है, फिर ये चेक करना कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ है, जो भी नियम है, जो भी विनियम है, इन सब की क्या हो रही है, पालना हो रही है। कंपनी के संदर्भ में हम इसको क्या कहते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट कहते हैं। अब मैं आपको बीच में क्या करवा रहा हूं, सेक्रेटरियल ऑडिट। इसको ध्यान से समझना बच्चों। सेक्रेटरियल ऑडिट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है, 204 की उपधारा 1। एक तो ये धारा याद करनी है आपको ढंग से। इसमें सेक्रेटरियल ऑडिट की धारा का एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और साथ ही साथ किसमें दिया गया है, रूल 9 पर। रूल कौन सा रूल, ये कोई कारवार का रूल नहीं है। कौन सा रूल है ये, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन रूल्स 2014 के नियम 9 में, और धारा 204 की उपधारा 1 में सचिवीय अंकेक्षण के प्रावधान बताए गए हैं। यहां तक समझ में आ गया क्या? तो सबसे पहली बात मैं आपको स्टार्ट कराऊं, सचिवीय अंकेक्षण सेक्रेटरियल ऑडिट जो आप पढ़ने जा रहे हैं। योग्यता बताओ, सचिवीय अंकेक्षण कौन करेगा, सचिवीय अंकेक्षण कौन करेगा? तो बच्चों सेक्रेटरियल ऑडिट करेगा कौन, सीएस। हम लोग नहीं करते हैं। ये सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है, सीएस करता है। कार्य बताओ, इस ऑडिट में काम क्या करेगा, क्या काम करेगा, कंपनी एक्ट के प्रावधानों की, कंपनी एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करना। कंपनी एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करना कि साहब कंपनी एक्ट के प्रोविजन की पालना कर रही है या नहीं कर रही। हाँ, यहां कोई विकल्प नहीं है, यहां सीएस ही करेगा। तो सर से कंपनी की कितनी ऑडिट होंगी, कंपनी ऑडिट भी हो रही है, ब्रांच ऑडिट भी हो रही है, टैक्स ऑडिट भी हो रही है, और बताओ कॉस्ट ऑडिट भी हो रही है, ऊपर से एक और ऑडिट ले आए आप, सेक्रेटरियल ऑडिट। मतलब कितनी ऑडिट होंगी साहब। इस हिंदुस्तान में एक ही प्रॉब्लम है कि काम मत करना, मेहनत मत करना। क्योंकि जिस आदमी ने मेहनत कर ली, काम कर लिया, जिसने काम थोड़ा ढंग से कर लिया, उसके पीछे चौतरफा लोग पड़ जाएंगे, उसको जीने नहीं देंगे।
और ये तो प्रॉब्लम है। तो साहब हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, इसलिए तो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां इंडिया में आके व्यापार नहीं करना चाहती, जबकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको कहाँ दिखाई देती है? इंडिया में, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या है। पर वो यहाँ व्यापार नहीं करना चाहती क्योंकि इतने कानून है। ये तो मैं खाली ऑडिट पढ़ा रहा हूं आपको, और इतने सारे एक्ट तो होते हैं। अभी तो लेबर लॉ तो पूरा ही बाकी है, लेबर लॉ की तो कहानी अलग है। आगे बढ़ूं, कार्य समझ में आ गया, योग्यता समझ में आ गई। बताओ इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? चलो ऑप्शन देता हूं। सदस्य की संचालक मंडल, सदस्यों को कोई लेना देना नहीं है, तो कानून की कंप्लाइंस है। और ये कौन करेगा बताओ? संचालक मंडल, संचालक मंडल। अब मेन चीज पढ़ते हैं, क्या ये ऑडिट अनिवार्य है? क्या ये ऑडिट अनिवार्य है या ऐच्छिक है? बताओ, सचिवीय अंकेक्षण होना अनिवार्य है या ऐच्छिक है? निम्न कंपनी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें कुछ कंपनी की क्या दी हुई है लिस्ट, इनको सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं सुनते जाओ। सबसे पहला, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी। अब समझाने की जरूरत थोड़ी है, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनके लिए। वीएसआई कैरियर इंस्टीट्यूट लिमिटेड कैसी कंपनी है? गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी। भाई हमारी जो कंपनी है वीएसआई कैरियर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, नाम क्या की क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड। तो सार्वजनिक कंपनी है पर शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जिसकी पेडअप कैपिटल 50 करोड़ या उससे क्या हो अधिक हो। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल कितनी हो? 50 करोड़ या उससे अधिक हो, उसको भी सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ेगी। ये बातें समझ में आ रही है? तीसरा, प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसका टर्नओवर, आवर्त का मतलब क्या है? टर्नओवर, बिक्री 250 करोड़ या उससे अधिक हो। तो देखो करोड़ों की बातें हो रही है, तो हमारे जैसे के पास तो ये सब आएंगी नहीं। अब सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, ये तो निजी कंपनी है, तो ये अभी तक तो हम आए नहीं, लेकिन हम आ जाएंगे इस कैटेगरी में। कोई भी कंपनी हो, चाहे निजी हो सार्वजनिक हो, कोई भी कंपनी हो, अगर उसने बैंक से या वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले लिया और वो बकाया है, ध्यान रखना बच्चों, ऋण किससे होना चाहिए? बैंक और वित्तीय संस्थाओं से। और वो बकाया है कितना? 100 करोड़ या उससे अधिक का, तो फिर इनको सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ेगी। समझ में आ गया क्या? चारों कैटेगरी समझ गए? एक बार रिपीट कर देता हूं। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, देखो मार्केट में अगर आपकी कंपनी लिस्टेड हो गई, आधार कानून लागू हो गया आपके ऊपर। जितने भी लिस्टेड कंपनी है उनके यहाँ पर ऑडिट करवाना आपको क्या है? सॉरी, सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो फिर उसमें देखना उसकी पेडअप कैपिटल कितनी है। अच्छा मान लो पेडअप कैपिटल उसकी 50 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 500 करोड़ है, तो भी ऑडिट होगी। ये कंडीशन नहीं है, कैटेगरी है। समझ में आ गया? तो सब किसी की पेडअप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ऑडिट करानी पड़ेगी। टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ऑडिट करानी पड़ेगी। और ऋण अगर आपने 100 करोड़ या उससे ज्यादा ले रखा है तो ऑडिट करानी पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब ये ऑडिट कौन करेगा? कौन करेगा बताओ ऑडिट? ये तो मैंने योग्यता में क्या लिखाया था आपको? सीएस। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, सीएस नौकरी भी करते हैं, ये वाली ऑडिट नौकरी वाला नहीं करेगा। कौन सा सीएस करेगा? जो अभ्यासरत होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग सीएस हैं, वो लोग ये ऑडिट करेंगे। जैसे हम लोग ऑफिस खोल के बैठते हैं वैसे सीएस भी बैठते हैं। ये समझ में आ रही बात? दूसरी बात बताओ, इसको अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करनी है? ये अपनी
रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? ये अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा बताओ? नियुक्त किसने किया था? नियुक्त किसने किया था? संचालक मंडल ने। तो रिपोर्ट भी किसको प्रस्तुत करेगा? संचालक मंडल को। फॉर्मेट है कोई इसकी ऑडिट रिपोर्ट का? फॉर्मेट फॉर्म नंबर MR3। MR का मतलब क्या है? मैनेजरियल रेमोरेशंस, क्योंकि रूल्स कौन से है? मैनेजरियल रेमोरेशन रूल्स। फॉर्म नंबर MR3 में सेक्रेटरियल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करेगा? संचालक मंडल को। ये देखो साहब, ये MR3 में अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? संचालक मंडल को। अब चूंकि इसमें ये ऑडिटर कंपनी एक्ट के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करता है, इसलिए हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? अनुपालना अंकेक्षण। तो इसको सचिव भी बोल सकते हो, तो अनुपालना ही बोल सकते हो। सचिव इसलिए बोलते हैं कि कंपनी सचिव ये ऑडिट करता है। अच्छा, नियुक्ति कौन करेगा इसकी? बताओ, नियुक्ति कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकेला या पूरा संचालक मंडल? तो बाकायदा क्या आएगी? बोर्ड मीटिंग। क्या पास करोगे? बोर्ड प्रस्ताव। और नियुक्ति करने के 30 दिन के भीतर इसकी नियुक्ति की सूचना देनी पड़ेगी। किसको? ROC को। फॉर्म नंबर MGT 14 में। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, नियुक्ति की सूचना, नियुक्ति की सूचना कितने दिन में? 30 दिन में। किसको? ROC को। कौन से फॉर्म में? MGT 14। मैनेजमेंट का शॉर्ट है MGT। क्लियर है? कोई डाउट बोलो यहां तक? तो ये आज आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? सेक्रेटरियल ऑडिट, सचिवीय अंकेक्षण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी। चलो वापस से आते हैं। कंप्लायंस ऑडिट के बाद में नेक्स्ट ऑडिट आपका एक्सटर्नल ऑडिट, बाहरी अंकेक्षण। बताओ नाम से क्या लग रहा है? ये कोई काम का नहीं है वैसे, बस पढ़ के छोड़ दो। बाहरी अंकेक्षण मतलब बाहर के आदमी से ऑडिट कराओ। तो जितनी भी ऑडिट होती है वो होती कौन सी है ज्यादातर? बाहरी अंकेक्षण। क्योंकि अंकेक्षक कैसा व्यक्ति होना चाहिए? मतलब आपका कर्मचारी नहीं हो, तो जो कंपनी एक्ट के तहत होती है वो बाहरी अंकेक्षण ही होता है। ये तो खाली एक नाम पढ़ के छोड़ देना। फिर से इंपॉर्टेंट ऑडिट, फिर से एक और टाइप, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट या ऑडिट इन IT एनवायरमेंट। ऑडिट इन IT एनवायरमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
हाँ स्टूडेंट देखिए, ये जो ऑडिट मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिस्टम ऑडिट बोल दो आप इसको, आईटी ऑडिट बोल दो, या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट बोल दो। ये बिल्कुल लेटेस्ट नया एरा है और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। हालांकि अभी तक के एक्सपीरियंस में तो इसको पूछा नहीं गया है, मतलब कभी एग्जाम में इसको पूछा नहीं गया है, लेकिन ये नया एरा है, नया अप्रोच है, तो पूछ सकते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? आईटी ऑडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट, या फिर क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, आईटी ऑडिट या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ठीक है। सूचना तंत्र अंकेक्षण, देखो बच्चों, समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, हर चीज बदलती है। आपको मैं बात बताऊं, जब मैं आर्टिकलशिप करता था और आज जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लगभग इन दिनों में 20 साल का फर्क हो गया। तो 16 साल तो मेरे को ही सीए बने हुए हो गए, तब मैं सीए कर रहा था। तो इन 20 सालों में जो चेंजेस आए हैं, जो मैंने खुद ने देखे हैं, वो इतने जबरदस्त चेंजेस आए हैं कि लोगों की अकाउंटिंग के कंसेप्ट चेंज हो गए, ऑडिट करने के तरीके क्या हो गए? चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे पेमेंट साइकिल की बात करते हैं, पेमेंट गेटवे बदल गया साहब। हमारे टाइम में उन दिनों में पेटीएम, फोन पे, ये सब होते ही नहीं थे। आज कोई भी दुकानदार छोटी सी भी दुकान लेके बैठा है, इवन कोई तानसेन, गोल्ड फ्लैग ये बेच रहा है भले ही, पर एक पेटीएम लगा के बैठा है। अब वो पेटीएम पे पैसा ले रहा है। अब सोचो उसका जो अकाउंटेंट है वो क्या करे बेचारा। आप लोगों ने कभी पेटीएम का स्टेटमेंट देखा है? बताओ कैसे आता है पेमेंट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पेटीएम आप लोग जो यूज करते हो वो यूजर पेटीएम है। पेटीएम भी दो टाइप के होते हैं। आप लोगों को अगर दिखे तो मैं दिखाई देता हूं, क्योंकि अपना तो दोनों है। देखो, ये तो है पेटीएम सिंपल, ये पेटीएम हो गया। और एक आप देखो यहां पर ये दिख रहा है पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम फॉर बिजनेस। अब देखो, जैसे मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं, यहां क्या लिखा हो रहा है? देखो, बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट में यहां अवेलेबल जीरो, प्रीवियस कितना लिखा? 35,634 रुपए। ये एक्चुअल में क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन मेरे को पेटीएम करता है कि सर मेरा ये टैक्स भर देना, मेरा ये कर देना, तो पेटीएम में पैसे इकट्ठे होते रहते हैं कि किसी ने 100 रुपए दिए, फिर उसके 15 मिनट बाद में किसी ने 200 दे दिए, फिर उसके आधे घंटे बाद में किसी के 600 रुपये आ गए। पूरे दिन में कितने रुपए आए? 900। शाम को बैठ के आपको एक बटन को क्लिक करना पड़ता है या फिर ऑटो मोड में डाल दो, तो ये सेटलमेंट होता है। और सेटलमेंट होके मेरे अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 900 रुपए। अब अकाउंटेंट तो बैंक स्टेटमेंट लेगा, उसको वो पूछेगा कि साहब 900 रुपए किससे आए? अरे एक आदमी से थोड़ी आए, 900 रुपए तो इन 3 आदमियों से आए, एक से नहीं आए। कितने से आए? 3 से। अब हम लोग एक दिन में तो ऑडिट करने जाते नहीं, हम जाते हैं ये रेंट के बाद, सेठ जी से पूछते हैं कि बताओ जी लेन देन किस किस से हुए हैं, कौन कौन आदमी थे? राम भरोसे। ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है। पहले क्या हुआ करता था? ऑडिट ट्रेल होता था। ऑडिट ट्रेल को मैं एक नाम दे रहा हूं, अंकेक्षण पद चिन्ह। पहले ये ऑडिट ट्रेल हुआ करता था, और ऑडिट ट्रेल होने की वजह से हमें ऑडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। यहां ऑडिट ट्रेल का तात्पर्य क्या है? जब कोई भी पर्सन इनपुट डॉक्यूमेंट्स को आउटपुट डॉक्यूमेंट्स के साथ, इनपुट डॉक्यूमेंट्स को आउटपुट डॉक्यूमेंट्स के साथ
1-to-1 बेसिस पर, 1-to-1 बेसिस पर कनेक्ट कर सके, एक एक लेन देन को एक एक बिल के साथ क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। नहीं समझे? इसका मतलब समझे कुछ? फॉर एग्जाम्पल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपीज। आप ऑडिटर है, बोलो मुझसे क्या मांगोगी? इस एंट्री के बाबत में आप मेरे से क्या मांगोगी? बोलो। वाउचर, परचेज का बिल मांगोगे नहीं मांगोगे? जो बिल है उससे तो एंट्री करी है मैंने, तो इनपुट क्या हो गया? बिल हो गया, और आउटपुट क्या हो गई? एंट्री हो गई, लेखा प्रविष्टि हो गई। इस बिल को इस एंट्री के साथ एक एक करके बताओ, मैं टिक टिक कर सकता हूं नहीं कर सकता? अब मैं चाहे ऑडिट 2 साल बाद करने जाऊं, चाहे साल भर बाद करने जाऊं, बताओ मुझे तकलीफ आएगी क्या या नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेरे पास में एविडेंस है। मैं एक एक बिल को एक एक आउटपुट के साथ क्या कर सकता हूं? टिक टिक कर सकता हूं। तो इसको अपन क्या कहते हैं? ऑडिट ट्रेल कहते हैं, अंकेक्षण पद चिन्ह कहते हैं, जहां एक एक इनपुट डॉक्यूमेंट्स को एक एक आउटपुट डॉक्यूमेंट्स के साथ आप क्या कर सके? कनेक्ट कर सके, चेक कर सके। तो इससे हमारे काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम इजीली ऑडिट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रेजेंट डेट में सिचुएशन क्या हो गई है कि ऑडिट ट्रेल ही गायब हो गया है। ऑडिट ट्रेल गायब हो गया, कैसे हो गया? क्या गायब? आप बताओ जी। आपके पास में एटीएम है, एटीएम है, पैसे निकाले आपने, पैसे निकालते ही आपके मोबाइल पे क्या आया? क्या मैसेज आया जी? कि आपका अकाउंट इतने रुपए से डेबिट कर दिया गया है और बैलेंस कम हो गया। ये एंट्री किसने करी? बैंक ने? बैंक मैनेजर से पूछ के आओ, तूने करी है एंट्री ये? या एटीएम में कोई सिकंदर बैठा है? बताओ, ये एंट्री किसने करी? ये किसी ने नहीं करी। ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन। कैसा होता है? मैं आपको मेरी आप बीती सुनाता हूं। मेरा एक क्लाइंट एक दिन आया बहुत खुश होते हुए, मेरे ऑफिस आ गया, मिठाई का डब्बा लेके। सर आप ये मिठाई खाओ। मैं कहा भाई किस खुशी में? अरे सर आप मेरे सच्चे मित्र हो, आप मिठाई खाओ। मैंने क्या कर दिया ऐसा? सर आज आपने दिल जीत लिया मेरा। क्या कर दिया भाई तेरा? मैं बता तो सही। सर आज मेरा बर्थडे है। मैं कहा ओह कॉन्ग्रेचुलेसन। अरे सर आप भी मजे लेते हो, बड़प्पन है आपका। मालूम है आज आपने क्या किया मेरे साथ? मैं कहा यार कुछ गलती हो गई क्या? सर आज मेरा बर्थडे है, मेरी बीबी भूल गई, लेकिन सर आपके मोबाइल से मेरे मोबाइल पे मैसेज आया सर कि हैप्पी बर्थडे। दिल को छू गई सर बात। मेरी बीबी भूल गई पर आपको याद था, आपने मैसेज किया। बताओ मिठाई के हकदार हो या नहीं हो? मैं कहा यार मैं क्या कर सकता हूं, लिया। आपको क्या लगता है, क्या मैं इतने लोगों का, मेरे ये मोबाइल देख रहे हो, हम क्या व्यापारी लोग हैं, हमारे पास 1-2 लोग नहीं होते। ये कॉन्टैक्ट्स आते ना लिस्ट, कितने बेटा देखना, ये तो वो हैं जो सेव हैं। 3177 कॉन्टैक्ट तो मेरे पास में सेव है और मैं फिजूल के नंबर तो सेव करता ही नहीं, फिजूल के तो मैं सेव करता ही नहीं। अब आप सोचो 3177 लोग तो मेरे से जुड़े हुए हैं। किस किस का बर्थडे याद रखूंगा? जिस आदमी को खुद का बर्थडे याद नहीं रहता वो लोगों का बर्थडे याद रखेगा। तो सर आप कैसे रखते हो याद? अरे काहे को याद रखना, हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में डेट ऑफ बर्थ तो डलती है,
वो सॉफ्टवेयर ऐसा है ऑटोमेटिक। पे मैसेज के चार्जेस लगते हैं, ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, पूरी साल में 1000 रुपये लगते हैं। खुश, बहुत फर्क पड़ता है इनसे, बहुत फर्क पड़ता है। आप किसी को बर्थडे विश करते हो और करते हो, सामने वाले को लगता है यार ये मेरे को अहमियत दे रहा है, दे या नहीं दे रहा वो अलग बात है। उसको लगता है कि यार देखो इसको मेरा बर्थडे याद है, मेरी एनिवर्सरी याद है, इसको ये मेरे को विश करता रहता है। समझ रहे हो? बताओ वो मैसेज किसने भेजा? ओ सिस्टम ने, ऑटोमेटिक। अब आता है ऑडिटर ऑडिट करने। सुनना ध्यान से। मैं गया किसी बैंक की ऑडिट करने। बैंक में बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेरे पास तो 3000 ही है, बैंक में तो 1-1 करोड़ है। सेविंग अकाउंट है बैंक में बहुत सारे लोगों के खुले हुए, किसी ने 500 रुपए निकाले, किसी ने 300 निकाले, किसी ने 200 रुपए निकाले, एटीएम से क्या कर रखे हैं, विड्रॉल। मैंने कहा लाओ जी इन अकाउंट के प्रूफ दो, लाओ बाउचर दो। बाउचर मांगोगे नहीं मांगोगे? बिल मांगते हो ना आप, साक्ष्य मांगते हो नहीं मांगते? मैंने कहा भैया इस अकाउंट से पैसे निकले, इसका प्रूफ दो। मैनेजर ने कहा सर क्या प्रूफ दूं, ये एंट्री नहीं करी मैंने तो। मैं कहा किसने करी? सर सिस्टम ने करी, ऑटोमेटिक करी। अरे तो मैं किस पे टिक करूं? ऑडिट तो ऐसे करते थे हम तो, टिकिंग 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 टिकिंग। किस पे टिक करूं? कंप्यूटर पे कर दूं टिक? किस पे टिक करूं? तो बच्चों ये जो ऑडिट है ना अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरे पास में क्या नहीं है, इनपुट डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसको मैं यो टिक करके किससे मैच कर दूं, आउटपुट के साथ। है ही नहीं, गायब हो गया, क्योंकि समय बदल गया, चीजें बदल गई। तो क्यों नहीं हम भी बदल लें, अपने आप को बदल लें। चलो ये बताओ, मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गए, क्या करूं? डिटॉल। शाबाश, ये सिकंदर ने डिटॉल का आइडिया दिया है। सर डिटॉल ले आओ, सभी कीटाणुओं की छुट्टी। तो मैं लाया डिटॉल और एक बाल्टी में भरा पानी, उसमें डाला डिटॉल, लिक्विड डिटॉल लाया था, पानी, कंप्यूटर को डुबाया, उसमें रगड़ रगड़ के नहलाया, सभी कीटाणुओं की छुट्टी। और फिर उसको छत पे जाके रस्सी पे सुखा दिया, और फिर जो ही स्विच ऑन करके बटन दबाया तो ब्राम। ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया यार। हमने तो सुना था कि डिटॉल से कीटाणुओं की रक्षा करे, लाइफ बॉय से नहला दूं। ये बच्चे को बड़ी हंसी आ रही है। तो क्या करूं बेटा, आप ही बता दो। लो मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गए, मैं क्या करूं बताओ? एंटीवायरस। ये क्या होता है? एंटीवायरस क्या है? अच्छा उसको कहां पे चलाऊं? कंप्यूटर में तो वायरस है, जिसमें वायरस उसी में इंस्टॉल कर दूं। कंप्यूटर का जवाब कंप्यूटर से, कंप्यूटर का जवाब कंप्यूटर से। उसी में वायरस है, उसी में क्या डालोगे? नहीं मुझे क्या करना है सर, आप तो बैठो आराम से, आपको तो बटन दबाना है। एंटीवायरस अपने आप क्या डिटेक्ट करेगा? वायरस को डिटेक्ट करेगा, रिपेयर करेगा, और आपके सामने एक रिपोर्ट सबमिट कर देगा। क्या ऑडिट में भी ऐसा हो गया है? बिल्कुल। अब आपको टिकिंग टिकिंग करने की जरूरत नहीं है। इसी को तो आईटी ऑडिट कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसका नाम क्या है? काट। क्या नाम है? काट। काट की फुल फॉर्म कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, कंप्यूटर समर्थित अंकेक्षण तकनीक, जिसमें कंप्यूटर ही टूल होगा और कंप्यूटर ही टारगेट होगा। कंप्यूटर के माध्यम से, एक तरह से समझ लो जैसे एंटीवायरस होता है वैसे ये सॉफ्टवेयर होता है ऑडिट का। हम इस सॉफ्टवेयर को ले जाके क्लाइंट के कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक सारे बाउचर्स का सबका टोटलिंग वोटलिंग सब चेक कर देगा, और हमारे सामने क्या निकाल के दे देगा? एक्सेप्शन रिपोर्ट, और हम उसको चेक करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो बताओ ये चीजें कब से चेंज हुई हैं? जब से कंप्यूटर
यूज हुआ है। क्या आपके पास कंप्यूटर है बेटा? कंप्यूटर को हम दो तरीके से यूज करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर यूज होता है ये दो तरीके से यूज होता है बच्चों। कितने तरीके से यूज होता है? दो तरीके से। एक होता है ऑफलाइन, ऑफलाइन, और एक होता है ऑनलाइन। एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। दो तरीके से कंप्यूटर यूज होता है। समझ में आ रहा है? चलो आप बताएं, मूवी देखिए कभी थिएटर में? देखिए, हाँ देखिए सर। टिकट कैसे ली? मूवी की टिकट कैसे ली आपने थिएटर में? वहां थिएटर में जाके लाइन में लग के ली। आपने भी देखी है कभी? टिकट कैसे ली? ऑनलाइन? कैसे? बुक माई शो। बच्चों एक वो भी जमाना था जब हम मूवी देखा करते थे। जब मैं जयपुर आया था, मेरे पापा मुझे घुमाने लाए थे जयपुर, क्योंकि जो जयपुर के आसपास के गांव होते हैं ना, तो वहां की स्कूल वाले मालूम है घुमाने के लिए कहाँ लाते हैं? जयपुर। हवा महल, जंतर मंतर, ये सब घुमा के लाते हैं। तो मेरे पापा मुझे घुमाने लाए थे। मुझे याद भी, आज भी याद है कि मेरे पापा ने मुझे राज मंदिर में मूवी दिखाई थी। मैं बहुत छोटा था और मेरी पहली मूवी थी वो जयपुर में, राज मंदिर थिएटर में। फिल्म का नाम था अंदाज अपना अपना, जिसमें अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, ये एक्टर वगैरह थे। हैं? आमिर खान? नहीं नहीं, अनिल कपूर की उसकी थी, कोई टेररिस्ट अटैक की मूवी थी ऐसी कुछ। तो साहब मैं जब मूवी देखने आया, मेरे पापा हमको पूरा भाषण देते हुए लाए थे कि बेटा तुमको ऐसी मूवी दिखाऊंगा जिसको, मूवी को तो तुम देखो ना देखो, थिएटर देखना, क्योंकि राज मंदिर जो है ना उसको टूरिस्ट प्लेस बना रखा है यहाँ पे। तो मैं कहा चलो चलो। साहब हम गए, राज मंदिर पहुंचे, तो राज मंदिर की मालूम है उन दिनों में क्या समस्या थी? हाउसफुल। आजकल तो क्या बहुत सारे थिएटर हो गए यहाँ पे, तो राज मंदिर में सीटें मिल जाती हैं, पर उस टाइम में राज मंदिर का बहुत नाम था, हाउसफुल। वहां बोर्ड लगा रखा हाउसफुल। पापा ने कहा यार बेटा ये तो हाउसफुल है। मैं कहा पापा आप ही मजे लेते हो यार, ऐसे ही हवा में फेंक रहे थे, आपको ये नहीं मालूम हाउसफुल है? रुक रुक दिखाते हैं। मेरे पापा और मैं गए, बोला देख व्यवस्था बैठाते हैं कोई टिकट की। तो वहां सिकंदर जैसे कई लोग घूमते रहते थे वहां पे, 50 की 150, 50 की 150, 50 की 150 ऐसे कर करके मेरे पापा ने पकड़ा, उस गए इधर आए, 5 चाहिए, 750, थोड़ा कम करे हुए आप। सेठ जी एक ही रेट है, 5 मिनट है, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पापा ने 750 दिए, ब्लैक में टिकट खरीदी और जाके गए तो कोने की सीटें मिली, क्योंकि लोग नंबर नहीं होते थे जो पहले आ गया वो। एक तो वो जमाना था, एक ये जमाना है। बुक माई शो पे ये पूरी स्क्रीन देख रही है, ये वाली सीट नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाली सीट चाहिए, ये वाली सीट लेंगे हम। अपनी पसंद से सीट पसंद कर रहे हो, समझ रहे हो? और जब इनसे मैं ये कहूं कि ला बेटा टिकट की प्रिंट आउट, सर वो तो मैंने मोबाइल से पेमेंट कर दिया। जमाना बदल गया। पहले जो जमाना था वो था ऑफलाइन, और आज जो जमाना है वो ऑनलाइन। कंप्यूटर आज भी ऑफलाइन यूज होता है जब नेट यूज नहीं होता उसमें, यानी कि इसमें जो एंट्री होती है वो कैसी होती है? बाई बैच प्रोसेसिंग। एंट्री कैसी होती है इसमें? बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग जानते हो? आज भी लोग माल खरीदते हैं तो खरीदने का बिल होता है उनके पास, और उस बिल से कंप्यूटर में क्या करते हैं? एंट्री। बात समझ रहे हो ना? आज भी है, लेकिन आज भी लोग ऐसे हैं जो एक माउस से क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है? ट्रांजैक्शन। तो वो है ऑनलाइन। और ऑनलाइन को अपन क्या बोलते हैं? ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। अब बताओ मुझे, ऑफलाइन में ऑडिट ट्रेल है या नहीं है?
कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, बैच प्रोसेसिंग के माध्यम से एंट्रियां कर रहे हो, बताओ इसमें ऑडिट ट्रेल है या नहीं है? बिल्कुल है, खाली कंप्यूटर को यूज ही तो कर रहे हो। ऑडिट ट्रेल यहां पर क्या है? उपलब्ध है, यहां पर ऑडिट ट्रेल उपलब्ध है। जबकि यहां पर भाई आज आप रेलवे में टिकट खरीदो तो दो तरीके हैं ना, एक तो नेट पे बैठ के बुक करा लो, एक जाके विंडो से लेके आओ। तो जो विंडो से लेके आ रहा है उसके बाद टिकट है, ऑनलाइन वाले के पास मोबाइल पे मैसेज है, फर्क कितना है? तो जो आप विंडो से लेके आ रहे हो तो ऑडिट ट्रेल है, बाकायदा एक एक करके एंट्री हो रही है। तो यहां पर ऑडिट की परंपरागत तकनीक काम में आएगी। ऑडिट की परंपरागत तकनीक, और परंपरागत तकनीक हमारी क्या है? टिकिंग 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 यूज होती है, यूज होती है। जबकि यहां देखो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में क्या नहीं है? अंकेक्षण पद चिन्ह नहीं है। अतः ऑडिट की नई तकनीक, ऑडिट की नई तकनीक जिसका नाम क्या बताया? काट, यूज की जाएगी, यूज होगी। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? बताओ बच्चों, ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटर दोनों समझ गए ना आप? भाई आप देखो बहुत सारे लोग कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, पर कंप्यूटर काम क्या आ रहा है उनके? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आता है। अच्छा ये बताओ, यहां पर कंप्यूटर हमारे लिए कोई काम का है क्या? कंप्यूटर का होना नहीं होना ऑडिटर के लिए मायने रखता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कंप्यूटर इतना ही काम आ रहा है कि हम उससे क्या निकाल लें? प्रिंट आउट। कंप्यूटर से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रिंट आउट। तो कंप्यूटर केवल अंकेक्षक के लिए प्रिंटिंग डिवाइस के रूप में काम कर रहा है, हाँ बही खाते के रूप में काम कर रहे हैं। मान लो आप अंकेक्षक के लिए कंप्यूटर केवल प्रिंटिंग डिवाइस जैसा है कि साहब उससे प्रिंट आउट निकाल लो और फिर एंट्रियां हैं ही आपके पास, बिल वाउचर हैं ही, और टिकिंग टिकिंग शुरू। समझ में आ रहा है क्या सबके? इसलिए बताओ यहां जो ऑडिट हो रही है, यहां कोई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? नहीं हो रही। इस ऑडिट को मैं नाम दे रहा हूं ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। इस उपगमन को क्या कहते हैं? ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के इर्द गिर्द अंकेक्षण, क्या नाम देते हैं हम इसको? कंप्यूटर के इर्द गिर्द अंकेक्षण। समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों यहां बताओ ऑडिट कैसे करोगे? इसमें प्रिंट आउट तो होंगे ही नहीं, ऑनलाइन में प्रिंट आउट कहां से लोगे? तो यहां पे कंप्यूटर ही टूल है और कंप्यूटर ही क्या है? टारगेट है। यहां पर कंप्यूटर ही टूल है एवं कंप्यूटर ही टारगेट है। यहां कंप्यूटर ही टूल है और कंप्यूटर ही क्या है? टारगेट है। इसलिए हम इस ऑडिट को क्या नाम से जानते हैं? ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। बिना कंप्यूटर के यहां ऑडिट हो ही नहीं सकती। ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से अंकेक्षण। तो आईटी ऑडिट के दो अप्रोचेज हो गई, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर और ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर हमारे लिए काला डब्बा है और कोई काम का नहीं है, काला डब्बा है, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं खाली। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? ब्लैक बॉक्स अप्रोच। इसको क्या नाम दे रहा हूं मैं? ब्लैक बॉक्स अप्रोच। और यहां तो कंप्यूटर ही है जो है, तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया? व्हाइट बॉक्स अप्रोच। व्हाइट बॉक्स अप्रोच।
किसी के कोई चीज अटक गई हो तो पूछ लो। थोड़ी सी आईटी यूज हो रही है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा टेक्निकल है। बताओ बच्चों, मेरी तरफ से ये ऑडिट कंप्लीट है। सबके समझ में आ गया? ब्लैक बॉक्स अप्रोच, व्हाइट बॉक्स अप्रोच, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, सबके क्लियर है? पढ़ के सुना रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुने। सूचना तंत्र अंकेक्षण, इस प्रकार की ऑडिट में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की विश्वसनीयता की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम की विश्वसनीयता की, कि जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका सिस्टम है, जो आपको आउटपुट दे रहा है, जो प्रिंट आउट दे रहा है, वो विश्वसनीय है या नहीं है। इस ऑडिट को अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कहते हैं। और इस ऑडिट के कितनी अप्रोचेज हैं? 2। पहली अप्रोच कंप्यूटर के माध्यम से, और दूसरी अप्रोच मैंने क्या बताई? कंप्यूटर के इर्द गिर्द। कंप्यूटर के माध्यम से मतलब ऑडिट किससे करेंगे हम? कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम में क्या चीज की कमी होती है? अंकेक्षण पद चिन्ह की, क्योंकि ना इनपुट होता है ना आउटपुट होता है। मतलब होता तो है पर विजुअल नहीं होता, दृश्य नहीं होता है। समझ लो, जैसे अब ये कलयुग चल रहा है साहब, बताओ भगवान को आज प्राप्त करना आसान है कि पहले प्राप्त करना आसान था? आज, क्योंकि पहले लोग जप तप पता नहीं क्या क्या करते थे। अब कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि कलयुग में केवल नाम जपने से ही आधार है। तो आज बल्कि आसान है, क्योंकि चीजें गायब होती जा रही हैं। आज कोई ना जप कर सकता है ना कोई तप कर सकता है। पहले सुना था आपने कि एक तपस्वी सब जंगल में चले गए तप करने, और 150 साल तक तप करते रहे। यहाँ तो उम्र ही नहीं है इतनी है, तप जाएगा बेचारा धूप में ही। नहीं समझे? तो यहाँ नाम ले लो बस, बहुत है। तो कंप्यूटर के माध्यम से अंकेक्षण मतलब कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमारे पास में क्या नहीं है? हमारे पास में क्या नहीं है? ऑडिट ट्रेल नहीं है। इसलिए नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, काट, और इसे हम क्या नाम से जानते हैं? व्हाइट बॉक्स अप्रोच। और एक होता है बच्चों कंप्यूटर के इर्द गिर्द अंकेक्षण। इसमें कंप्यूटर जो है, आपने एंट्री जरूर कर रहे हो कंप्यूटर की, पर ये मान लो वो एक सुविधा है बस। कंप्यूटर नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कंप्यूटर केवल प्रिंटिंग डिवाइस के रूप में यूज आ रहा है। यहाँ पर ऑडिट ट्रेल भी उपलब्ध है, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स अप्रोच कहते हैं। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है? कि ऐसी स्थिति जिसमें हम इनपुट को 1 to 1 आधार पे किससे कनेक्ट कर सकें? आउटपुट से कनेक्ट कर सकें, उसे अपन क्या कहते हैं? ऑडिट ट्रेल कहते हैं, अंकेक्षण पदचिन्ह कहते हैं। बोलो कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? तो ये आज आपका एक और ऑडिट कंप्लीट हो गई। कौन सी? ऑडिट इन आईटी एनवायरमेंट, या आईटी सिस्टम ऑडिट, या फिर आप क्या कह सकते हो? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मीनिंग क्या है? सामाजिक अंकेक्षण। सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। देखो, एक महात्मा ने एक बात कही थी कि आप उन बादलों के लिए क्या करते हो जो बादल आपके लिए बारिश करते हैं? बताओ क्या करते हो आप? देखो, मैं बिजनेस करूं और पैसा कमाऊं, तो पैसा किससे कमाया मैंने? समाज से। तो मैं उस समाज के लिए क्या करता हूं? मेरा उस समाज को लेकर क्या कर्तव्य है? जैसे मान लीजिए मैं जूते की फैक्ट्री लगा दूं, और मैं तो बना रहा हूं जूते, और बना बना के बेच रहा हूं, खूब कमा रहा हूं, पर जूते बनने में क्या हो रहा है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की जो धुआं है वो हवा में जा रही है, और सिकंदर बेटा बेटा सांस ले रहा है। तो जूते बना रहा हूं मैं और प्रदूषित हो रहा है सिकंदर। बात समझ रहे हो? इस बेचारे की क्या गलती है? सांस ही तो ले रहा है। अब क्या वो भी नहीं ले? आप क्या चाहते हो ये बताओ? है? सांस भी नहीं ले क्या? कमाया किसने? मैंने। नुकसान भुगत रहा है ये। क्या आपका समाज के प्रति, समाज के कल्याण के प्रति कोई दायित्व है?
बच्चों, मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक चैप्टर कराऊंगा, नेचर ऑफ बिजनेस। उसमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस भी बताऊंगा। एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि व्यापार का जो उद्देश्य है वो अधिकतम लाभ कमाना है। कोई भी बिजनेस होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू मेक ए मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन आज इस अवधारणा को नकार दिया है। लाभ के साथ साथ आपको समाज के कल्याण पे भी ध्यान देना है। इसलिए नई ऑडिट का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या रखा? बताओ इसमें क्या होगा? व्यवसाय की गतिविधि का, व्यवसाय की गतिविधि से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकेक्षण। व्यवसाय की गतिविधि से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकेक्षण क्या कहलाता है? सोशल ऑडिट। देखो बच्चों, लॉकडाउन के बाद से एक अजीब सी कुरीति अपने देश में आई। आप सब उसके चश्मदीद गवाह हैं। एक नया प्लेटफॉर्म आया, ओटीटी प्लेटफॉर्म। नाम सुना आपने? ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं सुना? ये है ना नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, मैक्स प्लेयर। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है और इनमें वेब सीरीज आनी शुरू हुई, मूवीज आनी शुरू हुई जो थिएटर पे नहीं आ रही। थिएटर में नहीं आ रही है और इनमें आ रही है, और लोग बहुत देख रहे हैं। क्योंकि थिएटर में अगर आएगी तो सेंसर बोर्ड लगेगा, और सेंसर बोर्ड आपत्तिजनक भाषा, आपत्तिजनक दृश्यों पे आपत्ति करता है, वो आप नहीं यूज कर सकते। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबने कोई ना कोई मूवी ओटीटी पे जरूर देखी होगी। भाई यंगस्टर हो आप लोग, जब मेरे जैसे ओल्डेस्टर देख सकते हैं तो आप जैसे यंगस्टर तो पक्के ही देखे होंगे। आप लोग सब साक्षी हो इस बात के कि वो कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि बाप अपने बेटे के सामने बैठ के चला नहीं सकता उसको। गाली गलोच की लैंग्वेज क्या सिखा रहे हो आप समाज को? इस देश के बच्चों को क्या सिखा रहे हो आप? ये बहुत गलत हो रहा है। अभी मालूम है, थोड़े दिन पहले न्यूज में आई थी कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि समाज में बहुत प्रभाव पड़ा है इसका, बहुत प्रभाव पड़ा है। और छोटे छोटे बच्चे गाली गलौज करने लग गए तो भगोड़े भाषा का यूज होने लग गया। इन सब की ऑडिट की जरूरत इसलिए है कि आप तो व्यापार कर रहे हो मजे से, और हमारे जैसे लोग आज तक जो ऑडिट कर रहे थे उसमें वित्तीय लेन देनों को जांच रहे थे। समाज जाए भाड़ में। तो साहब अब ये ऑडिट हो गई। और अब मजेदार बात सुनो, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, सीएसआर। सीएसआर बोले तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर की फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगमित सामाजिक दायित्व। निगमित सामाजिक दायित्व, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और अब इन्होंने कुछ कंपनियों की लिस्ट दी है कि एवरी लिस्टेड कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी पेडअप कैपिटल 500 करोड़ यानी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको अपने पिछले 3 वर्षों के औसत
नेट प्रॉफिट का 2% समाज कल्याण में खर्च करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये जितनी भी अडानी अंबानी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो समाज से पैसा कमा रही हैं, इनको टोटल जो 3 सालों का नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालेंगे, उसका 2% कहाँ खर्च करना पड़ेगा? समाज के भले के लिए। चाहे डोनेशन दो, चाहे किसी अनाथ को खाना दो, आपको करना पड़ेगा। मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। और इसकी ऑडिट होगी जिसे अपन क्या कहते हैं? सोशल ऑडिट कहते हैं। बोलो, समझ में आ गया? क्लियर है? देखो, आप जो कह रहे हो आपकी बात 100% सही है सर। टैक्स भी तो बच रहा है। कितना बच रहा है? 2% ही तो बच रहा है। पर वो बच रहा है कब? जब जेब से पैसा जा रहा है, उसको टैक्स बचाना थोड़ी कहते हैं। आपके 2 रुपए गए, फिर वो 2 रुपए पे टैक्स कम देना पड़ा, तो खर्च भी तो हो गए भाई। अभी समाज के लिए खर्च करना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहे हो? हाँ, वही सब CSR की कंप्लायंस देखनी पड़ेगी। इसको सोशल ऑडिट कहते हैं। देखो, पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें किसी भी संस्था के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकेक्षण किया जाता है। वर्तमान में कंपनी एक्ट की धारा 135 के अनुसार कुछ कंपनियों को CSR ऑडिट करवाना क्या किया गया है? अनिवार्य है। कौन सी कंपनी है? जिसका टर्नओवर कितना हो? 1000 करोड़ या उससे अधिक, जिसकी नेटवर्थ कितनी हो? 500 करोड़ या उससे अधिक, या फिर जिनका नेट प्रॉफिट कितना हो? 5 करोड़ या उससे अधिक। और कोई भी एक कंडीशन आ जाए, यानी कि जिस दिन सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड 5 करोड़ या उससे ज्यादा कमा लेगा तो 10 लाख रुपए चंदा देना पड़ेगा। 5 करोड़ का 2% कर दो, 10 लाख रुपए हो गए साहब। 10 लाख रुपए दान दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। समाज के लिए कल्याण करना ही पड़ेगा, क्योंकि कमा तो समाज से ही रहे हो। ऐसी कंपनियों के यहां पर CSR कमेटी का गठन होगा। पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% इन एक्टिविटीज में खर्च करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों देखो, ये हिंदुस्तान है। अब मेरे जैसे लोग जब तक रहेंगे इस देश का भला नहीं होना। सर कैसे? मैं आपको अभी बताता हूं। मैंने अभी एक मुंबई की कंपनी थी, उसका CSR का काम मेरे पास आया। ये फैक्ट बता रहा हूं। उन्होंने कहा सर हमें ना 2% खर्च करना है CSR में। तो मैं कहा सर आपने डाटा सर्च किए होंगे तो गरीब में मिला क्या आपको जो मुझे देना चाह रहे हो दान दक्षिणा? अरे बोले सर आपको दान दक्षिणा देने के लिए फोन नहीं किया, आपको ये कह रहे हैं कहीं सेटिंग बिठाओ। क्या इसमें भी सेटिंग होती है? खूब। इन्होंने क्या किया, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, ये जो धर्मार्थ NGO NPO बने रहते ना, उसको पैसा दिया। बाकायदा हमने 50 लाख का काम किया था। 50 लाख रुपए उन्होंने दिए, उसमें से 25 लाख रुपए वापस कंपनी को पहुंचा दिए कैश निकाल के। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास कितने आए? ये सब धांधलबाजी चलती है। पर गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट तो नियम ही बना सकती है। तो सब गवर्नमेंट ने नियम बनाए। जब तक मेरे जैसे लोग हैं तो गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। बोलो समझ गए? ये सेक्रेटरियल ऑडिट है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। बच्चों ये आप मेरे से पहले ही पढ़ चुके हैं। ये वैल्यू फॉर मनी क्या होती है? देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं। ऐसे तो मैं थिएटर में बहुत रेयर केस में मूवी देखने जाता हूं, क्योंकि समय मेरे पास रहता नहीं है। मैं एक मूवी देख कर आया था, बाहुबली, लेकिन मैंने फर्स्ट वाली नहीं देखी थी। और लोगों से सुन रखा था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, और सारे कहते सर उसका अगर आंसर देखना तो मूवी देख के आओ। मैंने कहा क्वेश्चन क्या है? बोले सर बाहुबली को कपट्टा ने, ये कौन था, कटप्पा ने क्यों मारा। अरे मैंने कहा कौन कटप्पा और कौन बाहुबली, हमें तो ये नहीं मालूम। नहीं देख के आओ। साहब मैं देखने गया मूवी, मुझे इतनी शानदार एक्टिंग लगी, यार गजब मूवी है ये तो। जब हम मूवी देख के बाहर निकले ना, तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा यार पैसा वसूल हो गया। कैसे हो गया? पैसे तो दिया है, पैसे वसूल कैसे हुए? क्या आपने भी ऐसी लैंग्वेज यूज करी है कभी? यार पैसा खर्च तो करा लेकिन वसूल हो गया।
मतलब क्यों आनंद आ गया आपको? इसको वैल्यू फॉर मनी ऑडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू फॉर मनी, कि जो आपने पैसा दिया उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। एक तरह से क्या हुआ ये? सेटिस्फेक्शन, यानी कि परफॉर्मेंस बढ़िया है, इफिशियंट है, इफेक्टिव है, तो वही ट्रिपल ई। तो नया कुछ मुझे पढ़ाना है नहीं। तो ट्रिपल ई को ही क्या कहते हैं अपन? वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, यानी कि इकोनॉमी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, पेरोल ऑडिट। ये भी आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑडिट के नाम से पढ़ा था आपने। इसमें केवल किस पे दिमाग लगाना? सैलरी पे, कि जो भी कर्मचारियों को भुगतान किया गया है उनकी पे रेट क्या है, वेजेस क्या है, कितना टैक्स कटा, इन सब की ऑडिट क्या कहलाएगी? पेरोल ऑडिट कहलाएगी। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने करवा दी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट पे आ जाओ। नाम है इसका बैलेंस शीट ऑडिट। इसको इंपॉर्टेंट कर लो बच्चों। अच्छा ये बताओ, क्या बैलेंस शीट ऑडिट अलग से होती है? देखो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो साल में एक बार ऑडिट होती है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? एनुअल ऑडिट। तो इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट को क्या नाम से जानते हैं? एनुअल ऑडिट के नाम से। इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट का कोई कल्चर है ही नहीं। यह ऐसे नहीं होता कि केवल बैलेंस शीट को चेक करोगे। हम तो एक एक लेन देनों को चेक करते हैं। अच्छा बताओ, चेकिंग पहले बैलेंस शीट की करें कि पहले लेन देनों की करें? पहले लेन देन चेक किए जाएंगे, फिर लेन देन से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से P&L, और उसके बाद बैलेंस शीट। लेकिन इसमें उल्टा काम होगा। इसमें शुरुआत कहां से करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो P&L, जरूरत पड़ी तो लेजर, जरूरत पड़ी तो, क्योंकि हमें बैलेंस शीट चेक करनी है केवल। तो बताओ फ्लो कहां से कहां चल रहा है? ऊपर से नीचे की ओर। इसका प्रवाह कहां चल रहा है? ऊपर से नीचे की ओर। और केवल क्या चेक करेंगे इसमें हम? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या चीज आती है? संपत्ति और दायित्व। और ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में इसको क्या नाम से जानते हैं? एनुअल ऑडिट के नाम से जानते हैं। और बताओ बैलेंस शीट रोज बनती है कि साल में एक बार? तो ये कैसे आधार पे होती है? वार्षिक आधार पे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, रट लेना ढंग से, कि बैलेंस शीट ऑडिट को, चिट्ठा अंकेक्षण को इंडिया में क्या नाम से जानते हैं? एनुअल ऑडिट के नाम से। ये कहां पर पाई जाती है? यूएसए में। इसमें किसकी जांच पड़ताल होती है? संपत्ति और दायित्व की। इसका फ्लो कहां से कहां चलेगा? ऊपर से नीचे की ओर। और ये एनुअल बेसिस पे की जाने वाली क्या है? ऑडिट है। इसको अपन क्या कहते हैं? बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? आज इतना ही करते हैं। एक दो ऑडिट जो बची हुई है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल करेंगे इसको। और आज आप होमवर्क नोट कर लो। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद केवल एक बड़ा चैप्टर रह रहा है आपका, ऑडिट प्रोसीजर। तो इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे, टाइप्स ऑफ ऑडिट के। क्लियर है? बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ज्यादा जोर आएगा नहीं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अभी कंटिन्यूस ऑडिट मैंने कराया नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, बस ऐसे लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में बहुत मतलब ऐसा बहुत मुश्किल से होगा कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए। बहुत इजी से हैं। तो जो बच्चे में वो अपन कल करेंगे। क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए।